हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बिल्कुल नई और जबरदस्त कल्टीवेशन सीरीज, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बिना किसी स्पेशल स्पिरिचुअल रूट्स के पैदा होता है, लेकिन उसकी किस्मत अचानक पलट जाती है जब उसे एक मिस्टीरियस कॉल्ड्रन मिलता है। ये सफर, पावर, मिस्ट्रीज और खतरनाक ट्विस्ट से भरा होने वाला है, जो आपको एंड तक हुक करके रखेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस नई स्टोरी को। कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर लू जिंगजो को देखते हैं, जो एक कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ स्पिरिट स्टोन होता है, जिसके जरिया वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है और थोड़ा परेशान होकर कहता है कि बिना स्पिरिचुअल रूट्स के कल्टीवेशन करना सच में स्पिरिट स्टोन्स की बहुत बड़ी बर्बादी है। अगर क्लैन लीडर ने उस पर इतनी मेहरबानी ना की होती और उसे हर महीने 3 स्पिरिट रूट्स और कुछ स्पिरिट स्टोन्स ना दिए होते, तो उसका आगे बढ़ना नामुमकिन था। वो अपने हाथ में मौजूद उस स्पिरिट स्टोन को देखता है, जो अब पूरी तरह से राख में बदल चुका था। वो कहता है कि सिर्फ इस फायर गाइडिंग टेक्निक के भरोसे तो वो क्यूई कंडेंसेशन के 4th लेयर पर भी ठीक से टिक नहीं पाएगा। ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़ा होता है और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। वो सीधा एक किचन जैसी जगह पर आता है, जहाँ पर खाना बनाने का इंतजाम था। वो एक बर्तन में चावल निकालता है और उसमें पानी डालता है। फिर वो अपनी फिंगर का यूज करते हुए एक फायर मैजिक कास्ट करता है, जिससे लकड़ियों में आग लग जाती है। वो बर्तन को आग पर रखता है और चावल पकने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लू जिंगजो उन चावलों को खा रहा होता है। हर एक निवाला खाते हुए उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगती है। खाना खाने के बाद वो वहीं पर जमीन पर बैठकर ध्यान लगाने लगता है। वो अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखता है और अपनी सांसों को कंट्रोल करता है। उसके पेट के हिस्से में रेड कलर की एनर्जी ग्लो करने लगती है, जो धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैल रही थी। वो अपनी आंखें खोलता है और अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है कि अगर मैं इसी स्पीड से कल्टीवेशन करता रहा तो आने वाले आधे साल में मैं जरूर क्यूई कंडेंसेशन के 5th लेयर पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। लेकिन उसे इस बात का अफसोस भी था कि इस तरह स्पिरिट राइस को कंज्यूम करना उसके लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की पहले से ही कमी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लू जिंगजो को तेजी से भागते हुए एक पहाड़ की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो भागकर एक गुफा के अंदर आता है, जहाँ पर अंधेरा था और ऊपर से पत्थर लटक रहे थे। वो गुफा के बीच में खड़ा होता है और अपने राइट हाथ को आगे करके अपनी एनर्जी को फोकस करता है। उसके हाथ में एक ऑरेंज कलर का फायरबॉल क्रिएट होता है। वो उस फायरबॉल को पूरी ताकत से गुफा की दीवार पर अटैक करने के लिए फेंकता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और धूल उड़ने लगती है। लू जिंगजो इस अटैक की पावर को देखकर कहता है कि इसकी पावर तो ठीक ठाक है, लेकिन इस मैजिक को कास्ट करने की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। अगर किसी दुश्मन ने अचानक से हमला कर दिया तो मेरे पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं बचेगा, इसलिए मुझे इस टेक्निक को इतना प्रैक्टिस करना होगा कि मैं इसे इंस्टेंट कास्ट कर सकूं। ये बोलकर वो दोबारा से अपनी एनर्जी को जमा करता है और एक नया फायरबॉल क्रिएट करता है। वो लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। वो बिना रुके एक के बाद एक फायरबॉल्स फेंकता रहता है। गुफा के अंदर लगातार धमाके हो रहे थे और धूल चारों तरफ फैल रही थी। वो तब तक अटैक करता रहता है जब तक कि उसकी बॉडी की सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती और वो पूरी तरह से थक कर जमीन पर नहीं गिर जाता। उसकी सांस फूल रही थी और वो काफी थक चुका था। वो वहीं जमीन पर बैठकर दोबारा से अपनी एनर्जी रिकवर करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से खड़ा होता है और इस बार वो अपने दोनों हाथों से एक बहुत ही पावरफुल फायरबॉल क्रिएट करके सामने की तरफ फेंकता है। इस बार का एक्सप्लोजन पहले से काफी बड़ा था और वहाँ पर काफी सारे पत्थर टूटकर गिरने लगते हैं। लू जिंगजो के चेहरे पर एक खुशी की स्माइल आती है और वो धूल में सनी हुई हालत में कहता है कि आखिरकार मैंने इसे सक्सेसफुली कर लिया। यही है इंस्टेंट कास्ट टेक्निक। तभी उसकी नजर गुफा की दीवार में बने एक छोटे से होल पर पड़ती है, जहाँ पर एक अजीब सा छोटा सा बर्तन रखा हुआ था। वो हैरानी से कहता है कि ये क्या चीज है, मेरे इतने सारे फायरबॉल अटैक्स के बाद भी इस पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो आगे बढ़कर उस बर्तन को दीवार से बाहर निकालता है। ये एक छोटा सा ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन था, जिसका डिजाइन काफी पुराना लग रहा था। लू जिंगजो उसे गौर से देखता है और सोचता है कि क्या ये किसी पुराने सीनियर का छोड़ा हुआ कोई एंशिएंट ट्रेजर है। वो उस कॉल्ड्रन को अपने हाथों में घुमाकर चेक करता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी स्पेशल नजर नहीं आता। वो थोड़ा निराश होकर कहता है कि लगता है मैं बेकार में ही खुश हो रहा था, ये तो बस एक टूटा हुआ कबाड़ है। 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि लू जिंगजो अभी भी उस कॉल्ड्रन को अपने हाथ में पकड़े हुए था। वो कहता है कि भले ही ये कबाड़ लग रहा हो, लेकिन इसने मेरे फायरबॉल्स का सामना बिना किसी डैमेज के किया है, तो कम से कम ये कोई अच्छा रिफाइनिंग मटेरियल तो हो ही सकता है। ये सोचकर वो अपने पास से अपना स्टोरेज बैग निकालता है और उस कॉल्ड्रन को उसमें डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल्ड्रन उस स्टोरेज बैग के अंदर नहीं जाता। लू जिंगजो हैरान होकर कहता है कि ये मेरे अंदर क्यों नहीं जा रहा। ये पहली बार है जब मैंने देखा है कि कोई स्टोरेज बैग किसी बेजान चीज को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा। खैर,
इसके बाद वो उस कॉल्ड्रन को अपने हाथों में उठाकर अपने कमरे में वापस ले आता है। वो अपने कमरे में उस कॉल्ड्रन को एक टेबल पर रखता है। तभी दरवाजे पर अचानक से दस्तक होती है। लू जिंगजो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर उसके थर्ड अंकल लू यिनहोंग खड़े हुए थे। लू जिंगजो उन्हें देखकर दोनों हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट से बो करते हैं और पूछता है कि थर्ड अंकल, आप अचानक यहाँ कैसे आए? थर्ड अंकल कमरे के अंदर आते हुए कहते हैं कि मैं अभी बाहर से फैमिली के कुछ काम निपटाकर वापस आ रहा था, तो रास्ते में सोचा कि तुम्हारा हाल चाल पूछता चलूं। वो एक चेयर पर बैठते हैं और लू जिंगजो से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है सब? क्या तुम यहाँ इस जगह पर रहने के आदी हो गए हो? लू जिंगजो उनके सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, सब ठीक चल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। थर्ड अंकल उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए पूछते हैं कि जिंगजो, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में क्लैन लीडर के खिलाफ कोई गुस्सा है? उन्होंने तुम्हें इस ऐसी जगह पर भेज दिया है जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम है और तुम्हें यहाँ 3 साल तक अकेले रहना पड़ रहा है। इस वजह से तुम्हारा इतना अच्छा टैलेंट पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है। ये सुनकर लू जिंगजो तुरंत आगे बढ़ता है और कहता है कि थर्ड अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं लू फैमिली का हिस्सा हूँ, इसलिए फैमिली के लिए अपना योगदान देना मेरा फर्ज बनता है। और वैसे भी क्लैन लीडर पहले से ही मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, उन्होंने मुझे रिसोर्सेज भी दिए हैं। थर्ड अंकल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अपने पास से एक चमकता हुआ स्टोरेज बैग निकाल कर लू जिंगजो को देते हैं। उस बैग के साथ एक छोटी सी बॉटल भी थी। थर्ड अंकल कहते हैं कि इस बॉटल के अंदर 4 क्यूई कंडेंसेशन पिल्स हैं। ये तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। तुम्हारी इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है, इसलिए इन रिसोर्सेज के साथ तुम अपनी कल्टीवेशन को बाकी लोगों से पीछे नहीं रहने दोगे। लू जिंगजो इन पिल्स को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है कि 2 स्पिरिट स्टोन्स के बदले में सिर्फ एक क्यूई कंडेंसेशन पिल मिलती है। इसका मतलब है कि थर्ड अंकल ने मुझे मेरे पूरे 1 साल के कल्टीवेशन रिसोर्सेज एक ही बार में दे दिए हैं। वो तुरंत मना करते हुए कहता है कि थर्ड अंकल, ये बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन थर्ड अंकल उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि जिंगजो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, आने वाले वक्त में फैमिली का क्या होगा, ये सब तुम जैसे नए और जवान लोगों पर डिपेंड करता है। तुम फैमिली में सबसे ज्यादा उम्मीद वाले इंसान हो। मैं तुम्हें ये रिसोर्सेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली आने वाले वक्त में और भी ज्यादा पावरफुल बने। ये बोलकर थर्ड अंकल वहाँ से चले जाते हैं और लू जिंगजो उन्हें जाते हुए देखता रहता है। थर्ड अंकल के जाने के बाद लू जिंगजो टेबल पर बैठकर उन पिल्स को देखता है। वो उस बॉटल का ढक्कन खोलता है तो उसमें से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। लू जिंगजो उस एनर्जी को महसूस करके कहता है कि इसमें तो बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब मुझे समझ आया कि उन बड़ी फैमिलीज के एलीट डिसाइपल्स इतनी तेजी से अपनी कल्टीवेशन को कैसे बढ़ाते हैं। इन पिल्स का असर सच में बहुत जबरदस्त होता है। वो उस बॉटल को वापस बंद कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर का नजारा देखते हैं, जहाँ पर स्टेयर्स के पास कुछ लू फैमिली के डिसाइपल्स एक छोटे से बच्चे को घेर कर खड़े हुए थे और उसे परेशान कर रहे थे। वो बच्चा जमीन पर डरा हुआ खड़ा था। तभी वहाँ पर लू जिंगजो आ जाता है। वो गुस्से में उन सबको देखते हुए कहता है कि लू फैमिली के डिसाइपल्स यहाँ पर इस तरह क्यों शोर मचा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है। उसके आते ही सब शांत हो जाते हैं। लू जिंगजो उस छोटे बच्चे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम बताओ, यहाँ पर आखिर क्या मसला चल रहा है। बच्चा डरती हुई आवाज में बताता है कि मेरा नाम लू फैंग है और मैं यिजुआंग में पैदा हुआ था। हमारे विलेज चीफ ने कहा था कि मैं एक मनहूस इंसान हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया और अब वो मुझे स्पिरिट रूट टेस्ट में भी हिस्सा नहीं लेने दे रहे हैं। लू जिंगजो ये सुनकर हैरान होता है और बाकी डिसाइपल से पूछता है कि क्या ये जो कह रहा है वो सच है। सब शांत रहते हैं। लू जिंगजो गुस्से में कहता है कि तुम लोग इतने अंधविश्वासी क्यों हो? क्या तुम लोग अपनी ही फैमिली मेंबर्स के साथ इस तरह का बर्ताव करते हो? क्या तुम लोगों ने फैमिली के रूल्स को पूरी तरह से भुला दिया है? वो एक डिसाइपल को इशारा करते हुए कहता है कि जाओ और तुरंत उस विलेज चीफ को मेरे पास यहाँ लेकर आओ। थोड़ी देर बाद 2 डिसाइपल्स एक बूढ़े आदमी को दोनों तरफ से पकड़कर वहाँ लाते हैं, जो कि विलेज चीफ लू जोंग था। विलेज चीफ डरते हुए और कांपते हुए लू जिंगजो के सामने आता है और कहता है कि मैं लू जोंग आपको प्रणाम करता हूँ। लू जिंगजो गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें अपने किए गए गुनाह का एहसास है? विलेज चीफ तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने सिर को जमीन पर रगड़ते हुए माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे सजा दीजिए। लू जिंगजो बाकी सब लोगों की तरफ देखता है और सबके सामने जोर से अनाउंस करता है कि आज से तुम्हारा विलेज चीफ का टाइटल छीना जाता है। तुम लोग किसी और को इस पोजीशन के लिए चुन लेना। और हाँ, मैं दोबारा ऐसी कोई भी घटना नहीं देखना चाहता, चाहे वो लू फैमिली का कोई भी मेंबर क्यों ना हो। सबको फैमिली के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर किसी ने रूल तोड़ा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और वहाँ पर बिल्कुल शांति छा जाती है। इसके बाद लू जिंगजो उस छोटे बच्चे लू फैंग को अपने साथ लेकर लिंगलोंग पवेलियन के दरवाजे पर आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी उम्र स्पिरिट रूट टेस्ट के लिए बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें टेस्ट के लिए लेकर आया हूँ। तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं अभी कुछ लेकर वापस आता हूँ। ये बोलकर लू जिंगजो उस पवेलियन का बड़ा सा दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जहाँ पर दोनों तरफ बड़ी बड़ी शेल्व्स रखी
रखी हुई थी और उन पर अलग अलग आइटम्स थे। लू जिंगजो वहाँ से एक दूसरे कमरे में चला जाता है और लू फैंग अकेला वहाँ घूमने लगता है। उसकी नजर उस टेबल पर पड़ती है जहाँ पर लू जिंगजो ने अपनी क्यूई कंडेंसेशन पिल्स की बोतल रखी हुई थी। लू फैंग क्यूरियोसिटी की वजह से उस बोतल को अपने हाथ में उठा लेता है और जैसे ही वो उसे देखता है बोतल उसके हाथ से फिसल जाती है और उसमें से सारी चमकती हुई पिल्स हवा में उड़ने लगती हैं। तभी लू जिंगजो वहाँ वापस आ जाता है और ये सब देखकर बुरी तरह परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपनी मैजिक पावर का यूज करके हवा में उड़ती हुई उन पिल्स को पकड़ने की कोशिश करता है। वो लगभग सारी पिल्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन एक पिल उसके हाथ से छूटकर सीधा उस मिस्टीरियस ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन के अंदर जाकर गिर जाती है जो उसने गुफा से लाया था और टेबल पर रखा हुआ था। लू जिंगजो तुरंत भागकर उस कॉल्ड्रन के पास आता है और उसमें देखता है। वो देखता है कि वो पिल उस कॉल्ड्रन के अंदर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो अपना सिर पकड़कर परेशान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। ये मेरी आधे साल की मेहनत की क्यूई कंडेंसेशन पिल थी। लू फैंग डरते हुए उसके पास आता है और रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैं आगे चलकर पैसे कमाऊंगा और आपको इसका नुकसान भर दूंगा। लू जिंगजो उसे चुप कराता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम दोनों भाई हैं इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने किसी और जगह पर इस तरह से किसी की चीजों को छेड़ा तो शायद तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके बाद लू जिंगजो उसे सामने रखे हुए एक मैजिकल एरे के पास ले जाता है और कहता है कि अपना हाथ इसके ऊपर रखो। लू फैंग अपना हाथ उस एरे पर रखता है और अचानक से उस एरे में से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है और दो अलग अलग कलर्स ब्राउन और ग्रीन कलर की बीन्स हवा में निकलने लगती हैं। लू फैंग इस रोशनी को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और जमीन पर बैठ जाता है। लू जिंगजो ये नजारा देखकर पूरी तरह से शॉक्ड था और कहता है कि ये तो। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है और वहाँ पर क्लैन लीडर लू यिनहाओ और सिक्स्थ आंट लू यिनहाओ अंदर आते हैं। सिक्स्थ आंट उस बच्चे के पास आती है और उसे प्यार से समझाती है कि डरो मत। क्लैन लीडर लू यिनहाओ जो कि क्यूई कंडेंसेशन के 8th लेयर पर थे आगे आते हैं और लू जिंगजो से कहते हैं कि इस टेस्टिंग एरे को दोबारा से एक्टिवेट करो और एक बार फिर से टेस्ट करो। लू जिंगजो वैसा ही करता है और लू फैंग का हाथ फिर से उस एरे पर रखता है। इस बार भी वही दो कलर्स की रोशनी बाहर आती है। क्लैन लीडर ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और खुशी से कहते हैं कि ये तो सच में अर्थवुड डुअल स्पिरिट रूट है। हमारी लू फैमिली की किस्मत सच में चमक गई है। वो उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खुश होते हैं। इसके बाद क्लैन लीडर लू जिंगजो की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्या इस बात के बारे में किसी और को पता है? लू जिंगजो जवाब देता है कि इस कमरे में मौजूद लोगों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। क्लैन लीडर सिक्स्थ आंट से कहते हैं कि तुम इस बच्चे को लेकर माउंटेन पीक पर जाओ और याद रखना इस बात को पूरी तरह से सीक्रेट रखना है। सिक्स्थ आंट उस बच्चे को गोद में उठाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद क्लैन लीडर लू जिंगजो से अकेले में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिंगजो, क्या तुम्हें लगता है कि लू फैंग के आने के बाद फैमिली अपना पूरा ध्यान उस पर लगाएगी और तुम्हें इग्नोर कर देगी? लू जिंगजो कामली जवाब देता है कि क्लैन लीडर, हमारी फैमिली लू फैंग जैसे टैलेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारे पास ना तो अच्छी कल्टीवेशन टेक्निक्स है और ना ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स है। अगर हमने उसे जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखा तो इससे सिर्फ उसका फ्यूचर खराब होगा। क्लैन लीडर उसकी समझदारी से इम्प्रेस होते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, हम पहले उसे यहाँ अपने पास रखकर उसके दिल में फैमिली के लिए प्यार पैदा करेंगे और फिर बाद में किसी तरह से उसे किसी बड़े सेक्ट में भेज देंगे ताकि आगे चलकर जब वो पावरफुल बन जाए तो वो हमारी फैमिली को भी सपोर्ट करे। अगर बाकी फैमिलीज को उसके टैलेंट के बारे में पता चल गया तो उनके और हमारे बीच का बैलेंस टूट जाएगा। क्या तुम इसके पीछे के खतरे को समझ रहे हो? लू जिंगजो हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लू जिंगजो को अपने कमरे में वापस आते हुए देखते हैं। वो कमरे में आकर उस कॉल्ड्रन को ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। वो परेशान होकर कहता है कि ये कहाँ चला गया, मैंने तो इस कमरे का कोना कोना छान मारा, आखिर वो क्यूई कंडेंसेशन पिल कहाँ गायब हो गई? तभी उसे याद आता है कि कल लू फैंग की वजह से वो इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था। वो अपने बेड के पास जाता है और झुककर देखता है कि वो कॉल्ड्रन बेड के नीचे रखा हुआ था। वो उसे अपने दोनों हाथों से बाहर निकालता है और उसके अंदर देखता है। जैसे ही वो अंदर देखता है उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। कॉल्ड्रन के अंदर कोई पिल नहीं थी बल्कि उसके अंदर दो चमकते हुए पौधे उगे हुए थे। एक पौधा लंबे पत्तों वाला था और दूसरे पर एक छोटा सा फ्रूट लगा हुआ था। लू जिंगजो हैरान होकर कहता है कि ये क्या है? जब मैं इस कॉल्ड्रन को गुफा से लाया था तब तो इसमें कुछ भी नहीं था। क्या किसी ने मेरे पीठ पीछे इन्हें यहाँ रखा है? नहीं, ये नामुमकिन है क्योंकि मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। वो उन पौधों में से एक को हाथ में उठाता है और कहता है कि मुझे स्पिरिट हर्ब्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका क्या यूज है।
ये सोचकर वो उन्हें हिफाजत से अपने बैग में रखता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वो फैसला करता है कि वो इस बारे में सिक्स्थ आंट से पूछेगा, क्योंकि उन्हें हर्ब्स के बारे में अच्छी जानकारी है। वो तेजी से पहाड़ों के रास्ते से भागता हुआ सिक्स्थ आंट की जगह पर पहुंचता है। वहाँ पर सिक्स्थ आंट खड़ी हुई थी। लू जिंगजो उनके पास जाता है और उन्हें बो करते हुए कहता है कि सिक्स्थ आंट, मुझे आपसे एक काम था। वो उन्हें वो पौधे दिखाता है और पूछता है कि ये कौन से स्पिरिट हर्ब्स हैं और इनका क्या यूज है। सिक्स्थ आंट उन पौधों को देखती है और बताती है कि ये क्विंगेक्सन ग्रास और निंकी फ्रूट है। ये दोनों स्पिरिट हर्ब्स क्यूई कंडेंसेशन पिल्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सुनकर लू जिंगजो के दिमाग में एक झटका लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि क्यूई कंडेंसेशन पिल्स बनाने वाले हर्ब्स, मेरी वो क्यूई कंडेंसेशन पिल इसी कॉल्ड्रन में गिरी थी। इसका मतलब है कि उस कॉल्ड्रन ने उस पिल को वापस उसके ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स में बदल दिया है। वो सिक्स्थ आंट से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। सिक्स्थ आंट उससे पूछती है कि तुम्हें ये दोनों हर्ब्स कहाँ से मिले। लू जिंगजो झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे ये कुछ वक्त पहले अचानक से मिल गए थे, इसलिए मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं था। सिक्स्थ आंट उसे एक जेड स्लिप देती है और कहती है कि इस जेड स्लिप में कल्टीवेशन वर्ल्ड के कॉमन स्पिरिट हर्ब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तुम इसे अपने पास रख लो और अच्छे से पढ़ लेना। लू जिंगजो उनका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से वापस भाग जाता है। वो तेजी से भागता हुआ वापस अपने कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो उस कॉल्ड्रन के पास आता है और उसमें से बचे हुए हर्ब को निकाल लेता है। फिर वो अपने पास से एक स्पिरिट स्टोन निकालता है और उसे उस कॉल्ड्रन के अंदर डाल देता है। जैसे ही स्पिरिट स्टोन अंदर जाता है, कॉल्ड्रन के अंदर एक मैजिकल पानी जैसा बन जाता है जो घूमने लगता है और देखते ही देखते वो स्पिरिट स्टोन गायब हो जाता है। लू जिंगजो कहता है कि वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। ये कॉल्ड्रन स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी भी पिल को उसके ओरिजिनल फॉर्म में बदल सकता है। इसका मतलब है कि इसके जरिया मैं किसी भी पिल की रेसिपी पता कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं बेकार और फेल्ड पिल्स को भी वापस उनके इंग्रेडिएंट्स में बदलकर उन्हें दोबारा से रिफाइन कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं पिल रिफाइनिंग में कभी फेल नहीं होऊंगा। अगर ये चीज तावीज और वेपन्स पर भी काम करती है तो मेरे लिए फाउंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट या फिर कोर फॉर्मेशन लेवल तक पहुँचना कोई ख्वाब नहीं रहेगा। वो खुशी से उस कॉल्ड्रन को देखते हुए कहता है कि तुम किसी भी चीज को उसके सोर्स तक वापस भेज सकते हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम सुयुआन डिंग रखूंगा। लेकिन अगले ही पल लू जिंगजो के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। वो सोचता है कि एक आम इंसान के पास इतनी कीमती चीज होना बहुत खतरनाक है। अगर किसी को इस हेवनली आइटम के बारे में थोड़ी सी भी भनक लग गई तो पूरी लू फैमिली पल भर में तबाह हो जाएगी। मुझे इस बात को किसी भी हालत में सीक्रेट रखना होगा। वो अपनी उंगलियों से एक मैजिक साइन बनाता है और उस कॉल्ड्रन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल्ड्रन पर कोई असर नहीं होता। लू जिंगजो परेशान होकर कहता है कि इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, मैं इसे अपने अंदर रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। इसे अपने साथ हर जगह लेकर घूमना बहुत मुश्किल होगा। वो उस कॉल्ड्रन को उठाकर एक टेबल के नीचे छुपा देता है और कहता है कि शुक्र है, ये देखने में बिल्कुल कबाड़ लगता है। मुझे बस यही उम्मीद करनी है कि कोई हाई लेवल कल्टीवेटर इसके असली रूप को ना पहचान सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लू जिंगजो ने सक्सेसफुली क्यूई कंडेंसेशन के 5th लेयर पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो अपनी आंखें खोलता है और लंबी सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार मैं 5th लेयर पर पहुंच ही गया। वो उस कॉल्ड्रन को एक कपड़े में लपेटकर अपने बैग में रख लेता है और कमरे से बाहर निकलता है। बाहर आते ही उसकी मुलाकात एल्डेस्ट सिस्टर लू जिंगयू से होती है, जो वहाँ पर चाय पी रही थी। लू जिंगयू उसकी तरफ देखती है और हैरानी से कहती है कि अरे, तुमने तो क्यूई कंडेंसेशन के 5th लेयर पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से जाओ और एल्डर को अपना टास्क कंप्लीट होने की रिपोर्ट दो। लू जिंगजो उन्हें बो करता है और कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। वो वहाँ से निकलकर एक बड़े से हॉल में आता है जहाँ पर सेकंड अंकल लू यनबिन बैठे हुए एक किताब पढ़ रहे थे। सेकंड अंकल क्यूई कंडेंसेशन के 7th लेयर पर थे। लू जिंगजो उनके सामने आकर बो करता है और कहता है कि सेकंड अंकल, मैं अपना टास्क सबमिट करने आया हूँ। सेकंड अंकल उसकी तरफ देखते हैं और खुश होकर कहते हैं कि क्यूई कंडेंसेशन 5th लेयर, बहुत अच्छा। लगता है इन 3 सालों में तुमने बिल्कुल भी आलस नहीं किया है। तुमने अपना टास्क बहुत अच्छे से पूरा किया है। इसके लिए तुम्हें 8 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। तुम इनका क्या करना चाहते हो? लू जिंगजो कहता है कि मैं इनसे स्पिरिट स्नैक्स एक्सचेंज करना चाहता हूँ। सेकंड अंकल कहते हैं कि चलो ठीक है, अब जब तुम 5th लेयर पर आ गए हो तो तुम क्विंगयून मार्केट में जाओ और वहाँ पर हमारी फैमिली के ग्रोसरी स्टोर को संभालो। ये तुम्हारे थर्ड अंकल का आइडिया था। लू जिंगजो कहता है कि ठीक है, मैं फैमिली के ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। सेकंड अंकल आगे कहते हैं कि जिंगजो, फैमिली चाहती है कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम तुम्हारी पूरी तरह से मदद कर सके। इसलिए बेहतर होगा कि तुम कल्टीवेशन के साथ साथ कोई क्राफ्ट सीख लो, जैसे पिल रिफाइनिंग या वेपन मेकिंग। इससे तुम्हें आगे चलकर बहुत मदद मिलेगी। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता बहुत मुश्किल है, इसलिए फैमिली तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। लू जिंगजो समझ जाता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी सेकंड अंकल अपने हाथ में कुछ स्पिरिट स्टोन्स और एक रेड कलर का टालिस्मन निकालते हैं। वो टालिस्मन हवा में फ्लोट करने लगता है। सेकंड अंकल बताते हैं कि ये फायर एक्सप्लोजन टालिस्मन है। ये एक ही झटके में बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये क्यूई कंडेंसेशन के लेट स्टेज कल्टीवेटर के फुल पावर अटैक का मुकाबला कर सकता है। मेरे लिए अब ये किसी काम का नहीं रहा, लेकिन ये तुम्हारी जान बचाने में मदद जरूर करेगा। ये लो।
और इसे अपने पास रख लो। आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। लू जिंगजो उस टालिस्मन को अपने हाथ में लेता है और उन्हें झुककर प्रणाम करता है। वो कहता है कि सेकंड अंकल, मैं आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद लू जिंगजो वहाँ से निकलकर क्विंगयुन मार्केट की तरफ चल देता है। रास्ते में पहाड़ों और खूबसूरत नजारों को देखते हुए वो सफर करता है। आखिरकार वो एक बहुत बड़ी और भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुँचता है। वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर बड़े अक्षरों में क्विंगयुन फांगशी लिखा हुआ था। ये मार्केट काफी बड़ा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे थे। दुकानों पर अलग अलग आइटम्स बिक रहे थे और कल्टीवेटर्स यहाँ वहाँ जा रहे थे। लू जिंगजो उस मार्केट के अंदर जाता है और आसपास की दुकानों को देखते हुए आगे बढ़ता है। वो कहता है कि तो यही है क्विंगयुन फांगशी। चलते चलते वो एक पुरानी सी दुकान के सामने आकर रुक जाता है। उस दुकान के ऊपर लकड़ी के बोर्ड पर लू फैमिली ग्रोसरी स्टोर लिखा हुआ था। लू जिंगजो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर एक लड़का काउंटर पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रहा था। ये उसका सेकंड ब्रदर लू जिंगजियांग था जो क्यूई कंडेंसेशन के थर्ड लेयर पर था। लू जिंगजो उसके पास जाता है और टेबल पर उंगली मारकर उसे जगाता है। वो कहता है कि सेकंड ब्रदर, अगर तुम इस तरह से दुकान चलाओगे तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि फैमिली एल्डर्स को पता चल जाएगा? सेकंड ब्रदर आंखें मलते हुए उठता है और अंगड़ाई लेते हुए लू जिंगजो को देखकर कहता है कि थर्ड ब्रदर, तुम भी देख ही रहे हो, हमारी इस दुकान पर आधे दिन से एक भी कस्टमर नहीं आया है, तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? हम चाहे जितना भी इंतजार कर लें, यहाँ कोई नहीं आने वाला। लू जिंगजो उसकी बात सुनकर गंभीर आवाज में कहता है कि सेकंड ब्रदर, फैमिली की हालत के बारे में तो तुम भी अच्छे से जानते हो। मैं सिर्फ अपनी मेहनत और कल्टीवेशन पर ही भरोसा कर सकता हूँ। क्या हमारी इस दुकान पर फायर, सन, वुड और बिगू पिल बनाने के मटेरियल्स मौजूद है? सेकंड ब्रदर ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि थर्ड ब्रदर, कहीं तुम पिल रिफाइनिंग तो नहीं सीखना चाहते? मेरी मानो तो इन रिसोर्सेज को अपनी कल्टीवेशन पर लगाओ, यहाँ वहाँ वेस्ट मत करो। लू जिंगजो कहता है कि सेकंड ब्रदर, मुझे पता है, लेकिन मुझे अचानक से एक बिगिनर पिल रिफाइनिंग मैनुअल मिल गया था, इसलिए मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। सेकंड ब्रदर समझ जाता है और अपने पास से कुछ चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स निकालकर टेबल पर रखता है। वो कहता है कि हमारी दुकान में फायर, सन, वुड तो है, लेकिन बिगू पिल के मटेरियल्स तुम्हें बाहर मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। ये 10 स्पिरिट स्टोन्स मेरी तरफ से रख लो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें ये मुझे वापस करने होंगे, क्योंकि हम भाई जरूर हैं, लेकिन हिसाब बराबर होना चाहिए। लू जिंगजो मुस्कुराता है और कहता है कि सेकंड ब्रदर, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें ये वापस लौटा दूंगा। ये बोलकर लू जिंगजो दुकान से बाहर निकलता है और वापस मार्केट में चला जाता है। वो घूमते हुए उसी लड़की के स्टॉल पर आता है जिससे उसने कुछ वक्त पहले पिल रिफाइनिंग का मैनुअल खरीदा था। उस लड़की का नाम चू यानरान था। चू यानरान उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि डाओइस्ट, काफी वक्त बाद मिले, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? लू जिंगजो कहता है कि मुझे बिगू पिल बनाने के कुछ मटेरियल्स चाहिए, क्या तुम्हारी दुकान पर मिलेंगे? चू यानरान थोड़ा शर्मिंदा होकर कहती है कि डाओइस्ट, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास वो मटेरियल्स नहीं है। तुम सामने वाले स्पिरिट हर्ब स्टॉल पर जाकर चेक कर सकते हो। लू जिंगजो उसका शुक्रिया अदा करके जाने लगता है। तभी चू यानरान उसे रोकती है और उसका नाम पूछती है। लू जिंगजो अपना नाम बताता है। चू यानरान कहती है कि मेरा नाम चू यानरान है और मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस डील करना चाहती हूँ। अगर तुम आगे चलकर सक्सेसफुली पिल्स रिफाइन कर लेते हो तो क्या तुम उन्हें मेरी इस दुकान पर बेचने के लिए रख सकते हो? इससे तुम्हारा मार्केट में बैठने का टाइम बच जाएगा और मैं उसके बदले में तुमसे थोड़ा सा कमीशन लूंगी। लू जिंगजो उसकी इस बात पर हैरान होता है और कहता है कि चू यानरान, तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं सच में पिल्स बना लूंगा? चू यानरान मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तो बस पहले से ही एक मौका अपने हाथ में रखना चाहती हूँ। लू जिंगजो कहता है कि ठीक है, पहले मुझे सक्सेसफुली पिल्स रिफाइन करने दो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरे पास पिल्स हुई तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लू जिंगजो को अपने कमरे में देखते हैं। उसने जमीन पर लकड़ियाँ जमा कर रखी थी और उनके ऊपर अपना वो मिस्टीरियस ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन रखा हुआ था। वो जमीन पर बैठकर अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और लकड़ियों में आग लगा देता है। आग तेजी से जलने लगती है और कॉल्ड्रन गर्म होने लगता है। लू जिंगजो पूरी तरह से फोकस था। वो कहता है कि मेरी पहली पिल रिफाइनिंग शुरू होती है। वो अपने हाथ के इशारे से कॉल्ड्रन के अंदर थोड़ा सा पानी डालता है और फिर बिगू पिल के मटेरियल्स को उसमें डाल देता है। वो अपनी मैजिक पावर से आग को कंट्रोल कर रहा था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके पूरी कंसंट्रेशन के साथ आग को बढ़ाता है। कॉल्ड्रन के अंदर से रोशनी निकलने लगती है। लू जिंगजो कहता है कि मेरी कामयाबी या नाकामी अब इस एक कोशिश पर डिपेंड करती है। लेकिन अचानक से कॉल्ड्रन के ऊपर दरारें पड़ने लगती हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पूरे कमरे में धूल और धुआं फैल जाता है। धमाके की वजह से लू जिंगजो हवा में उड़ता हुआ सीधा दीवार से जाकर टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे और चेहरा काला हो गया था। वो जमीन पर बैठकर खांसती हुई आवाज में कहता है कि लगता है मैंने पिल रिफाइनिंग को बहुत आसान समझ लिया था, ये इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि लू जिंगजो ने पूरा कमरा साफ कर लिया था और वो अपने कॉल्ड्रन को भी एक कपड़े से साफ कर रहा था। कॉल्ड्रन के अंदर बहुत सारी काली और जली हुई
फेल्ड पिल्स रखी हुई थी। लू जिंगजो अपने सामने रखे हुए आखिरी बिगू पिल के मटेरियल्स को देखता है और कहता है कि ये मेरा आखिरी चांस है। वो उन बचे हुए हर्ब्स को कॉल्ड्रन में डालता है और दोबारा से आग जलाता है। इस बार वो अपनी पिछली गलती को सुधारते हुए आग को बहुत ही ध्यान से कंट्रोल कर रहा था। उसके दोनों हाथों से मैजिक एनर्जी निकलकर कॉल्ड्रन में जा रही थी। कॉल्ड्रन के अंदर का लिक्विड तेजी से घूम रहा था। लू जिंगजो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बस थोड़ी सी आग और चाहिए। वो अपनी सारी एनर्जी कॉल्ड्रन में डाल देता है और आखिरकार कॉल्ड्रन के अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आती है। लू जिंगजो जल्दी से आगे बढ़ता है और कॉल्ड्रन का ढक्कन हटाता है। उसके अंदर गोल आकार की पिल्स बन चुकी थी। हालांकि उनके ऊपर थोड़ी दरारें थी, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेसफुल थी। लू जिंगजो उन पिल्स को अपने हाथों में उठाता है और उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। वो रोते हुए और हंसते हुए कहता है कि ये सच में बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार मैंने कर दिखाया। इसके बाद वो उन फेल्ड काली पिल्स को उठाता है और उन्हें वापस कॉल्ड्रन के अंदर डाल देता है। वो कॉल्ड्रन को एक्टिवेट करता है और देखते ही देखते वो फेल्ड पिल्स वापस हरे रंग के स्पिरिट हर्ब्स में बदल जाती हैं। लू जिंगजो इस नजारे को देखकर पूरी तरह से पागल हो रहा था। वो खुशी से चिल्लाते हुए कहता है कि जब तक मेरे पास ये कॉल्ड्रन है और मैं फेल्ड पिल्स बनाता रहूंगा, मैं उन्हें वापस मटेरियल्स में बदलकर इन्फिनिटली ट्राई कर सकता हूँ। इसके बाद एक छोटा सा मोन्टाज चलता है जहाँ पर लू जिंगजो लगातार पिल्स रिफाइन कर रहा था। वो कभी खुशी से हंस रहा था तो कभी नए मटेरियल्स को रिफाइन कर रहा था। उसने अपने सामने बहुत सारी छोटी छोटी व्हाइट बॉटल्स जमा कर ली थी, जिनमें उसने अपनी बनाई हुई पिल्स रखी थी। वो एक बॉटल को उठाकर उसमें से निकलने वाली एनर्जी को चेक करता है और कहता है कि मेरी सक्सेस रेट अब 60% तक पहुंच चुकी है। अब वक्त आ गया है कि इन पिल्स को बेचकर कुछ स्पिरिट स्टोन्स कमाए जाएं। ये बोलकर वो अपनी उन सारी बॉटल्स को एक बैग में डालता है और तेजी से भागता हुआ वापस क्विंगियन मार्केट में अपनी लू फैमिली की ग्रोसरी स्टोर पर आता है। दुकान के अंदर सेकंड ब्रदर अभी भी अपने एबेकस पर कुछ हिसाब कर रहा था। लू जिंगजो दुकान के अंदर आता है और अपना बैग टेबल पर रख देता है। उसकी हालत अभी भी काफी खराब थी और उसके कपड़ों पर धूल और कालिक लगी हुई थी। सेकंड ब्रदर उसे इस हालत में देखकर हैरान होता है और पूछता है कि थर्ड ब्रदर, ये सब क्या है? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि मैं वो 10 स्पिरिट स्टोन्स का हिसाब अभी तक भूला नहीं हूँ। लू जिंगजो मुस्कुराता है और कहता है कि मैं यहाँ तुमसे उधार मांगने नहीं आया हूँ। ये बोलकर वो अपने बैग में से 5 व्हाइट बॉटल्स निकालकर टेबल पर रख देता है। सेकंड ब्रदर उन बॉटल्स को देखता है और फिर उनमें से एक का ढक्कन खोलकर चेक करता है। जैसे ही वो उसमें मौजूद पिल्स को देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वो हकलाते हुए पूछता है कि थर्ड ब्रदर, क्या तुमने सच में सक्सेसफुली पिल्स रिफाइन कर ली हैं? लू जिंगजो कामली जवाब देता है कि हाँ, लेकिन मैं अभी बस एक बिगिनर हूँ। मैंने लगभग 30 मटेरियल्स यूज किए, तब जाकर मेरी सक्सेस रेट 30% तक आई है। लू जिंगजो आगे कहता है कि सेकंड ब्रदर, क्या हमारी दुकान इन पिल्स को खरीद सकती है? क्योंकि मेरे पास अब एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं बचा है और मुझे आगे रिफाइन करने के लिए और मटेरियल्स चाहिए। सेकंड ब्रदर थोड़ा परेशान होकर कहता है कि थर्ड ब्रदर, हमारी लू फैमिली ने पहले कभी पिल्स का बिजनेस नहीं किया है। अगर हम इन्हें किसी और दुकान पर बेचते हैं तो वो लोग हमें बहुत कम प्रॉफिट देंगे, लेकिन अब जब तुम खुद एक अल्केमिस्ट बन गए हो तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, तुम पिल्स रिफाइन करने का काम संभालो और मैं उन्हें मार्केट में बेचने का काम करूंगा। इससे जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों उसे आधा आधा बांट लेंगे। बताओ, क्या तुम्हें ये मंजूर है? लू जिंगजो खुश होकर कहता है कि ठीक है सेकंड ब्रदर, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। तुम इन 5 बॉटल्स को बेचकर जो स्पिरिट स्टोन्स मिले उनसे मेरे लिए क्विंगियन पाउडर के मटेरियल्स खरीद लाना। सेकंड ब्रदर तुरंत तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम लू जिंगजो को उसके कमरे में देखते हैं। इस बार वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पिल रिफाइन कर रहा था। कॉल्ड्रन हवा में फ्लोट कर रहा था और लू जिंगजो अपनी मैजिक पावर से उसके अंदर मौजूद मटेरियल्स को कंट्रोल कर रहा था। इस बार उसने क्विंगलिंग पाउडर को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, जो कि ग्रीन कलर की चमकती हुई पिल्स थी। वो इन पिल्स को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। कुछ वक्त बाद हम दोबारा से लू जिंगजो को ग्रोसरी स्टोर में आते हुए देखते हैं। इस बार उसके हाथ में एक बहुत बड़ा और भारी बैग था। वो उस बैग को काउंटर पर रखता है और सेकंड ब्रदर से कहता है कि सेकंड ब्रदर, इस बैग के अंदर 50 बॉटल्स बिगू पिल और 30 बॉटल्स क्विंगलिंग पाउडर है। मुझे लगता है कि हमें अब बिगू पिल बनाना बंद कर देना चाहिए और पूरा फोकस क्विंगलिंग पाउडर पर करना चाहिए, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और इससे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। सेकंड ब्रदर उस बैग के अंदर इतनी सारी पिल्स देखकर खुशी से पागल हो रहा था। वो तुरंत कहता है कि ठीक है थर्ड ब्रदर, जैसा तुम कहो, मैं इन सब को बेचने का इंतजाम करता हूँ। तभी दुकान के बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। दरवाजे पर एक लंबे कद का आदमी खड़ा था जिसके बाल सफेद थे और उसके चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन था। ये उनके थर्ड अंकल लू यिनहोंग थे। सेकंड ब्रदर उन्हें देखकर तुरंत बो करते हैं।
थर्ड अंकल अंदर आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। सेकंड ब्रदर खुशी खुशी बताता है कि थर्ड अंकल ये देखिए, ये सब पिल्स थर्ड ब्रदर ने रिफाइन की हैं। हम इन्हें ही मार्केट में बेचने के लिए जा रहे थे। थर्ड अंकल उन पिल्स को देखते हैं और उनकी आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। वो गुस्से में सेकंड ब्रदर की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि क्या तुम लोग पिछले कुछ वक्त से लगातार मार्केट में पिल्स बेच रहे हो। सेकंड ब्रदर थोड़ा डर जाता है और कहता है कि हाँ थर्ड अंकल, हम नॉर्मल तरीके से ही बेच रहे हैं, क्या इसमें कोई गलती है। थर्ड अंकल गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो। क्विंग युन मार्केट एक बहुत ही छोटी सी जगह है। अगर यहाँ पर अचानक से इतनी बड़ी मिकदार में पिल्स बिकने लगेंगी तो लोगों को तुरंत शक हो जाएगा कि मार्केट में कोई नया अल्केमिस्ट आ गया है। जरा दिमाग लगाओ, जिया फैमिली और ली फैमिली जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फैमिलीज हैं, क्या वो इस बात को नजरअंदाज कर देंगी? बाकी सारी क्यूई कंडेंसेशन फैमिलीज भी इस अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा देंगी। अगर उन्हें पता चल गया कि लू जिंगजो एक अल्केमिस्ट है तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी लू फैमिली उसे बचा पाएगी? वो लोग इसे उठाकर ले जाएंगे और अपनी फैमिली के लिए जबरदस्ती पिल्स बनाने का टूल बना देंगे। उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। ये सुनकर सेकंड ब्रदर पूरी तरह से डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। लू जिंगजो भी घबरा जाता है और कहता है कि थर्ड अंकल, क्या सच में हालत इतने खराब हो सकते हैं? थर्ड अंकल एक लंबी सांस लेते हैं और थोड़ा शांत होकर कहते हैं कि तुम लोगों को फैमिली ने हमेशा बचा कर रखा है, इसलिए तुम्हें बाहर की इस जालिम दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है। एक अल्केमिस्ट किसी भी फैमिली के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। अगर किसी को पता चला तो वो लोग तुम्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम दोनों जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो। ये सारी पिल्स मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने तरीके से हैंडल करूंगा। मैं किसी और को यहाँ इस दुकान पर भेज दूंगा। अगर कोई पूछे तो कह देना कि लू जिंगजो ल्यूयुन इमॉर्टल सिटी गया है पिल्स खरीदने के लिए। हम आज रात को ही यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आधा साल गुजर चुका है। लू जिंगजो, सेकंड ब्रदर और थर्ड अंकल एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर खड़े थे। उनके सामने एक बेहद ही विशाल और शानदार सिटी थी जिसकी दीवारें आसमान को छू रही थी। दीवारों पर बड़े बड़े मैजिकल रून्स चमक रहे थे। लू जिंगजो इस नजारे को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है और कहता है कि तो यही है ल्यूयुन इमॉर्टल सिटी। थर्ड अंकल उसकी तरफ देखते हुए बताते हैं कि हाँ, ये सिटी 4 बड़े सेक्ट्स ने मिलकर बनाई है ताकि ल्यूयुन माउंटेन रेंज के खतरनाक डीमन बीस्ट्स को रोका जा सके। यहाँ का रूल है कि जब तक कोई थर्ड टियर या उससे ऊपर का डीमन बीस्ट हमला नहीं करता तब तक हाई लेवल कल्टिवेटर्स एक्शन नहीं लेते। तभी लू जिंगजो देखता है कि सामने एक आदमी बिना लाइन में लगे सीधा सिटी के अंदर जा रहा था। वो पूछता है कि थर्ड अंकल, वो आदमी लाइन में क्यों नहीं खड़ा? थर्ड अंकल गंभीर आवाज में बताते हैं कि वो रास्ता सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट सीनियर्स के लिए है। इस इमॉर्टल सिटी में फ्लाइंग करना पूरी तरह से बैन है, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। चलो अब लाइन में लगते हैं और स्पिरिट स्टोन्स देकर अंदर चलते हैं। वो लोग सिटी के अंदर जाते हैं। सिटी का नजारा बहुत ही जबरदस्त था और वहाँ पर हर तरफ बड़े बड़े कल्टिवेटर्स घूम रहे थे। थर्ड अंकल लू जिंगजो को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे कुछ पेपर में पैक किए हुए मटेरियल्स देते हैं। वो कहते हैं कि जिंगजो, तुम आज रात इन मटेरियल्स से 30 बिगू पिल्स, 40 क्विंगलिंग पाउडर और 20 निंकी पिल्स रिफाइन करना। मैं और सेकंड ब्रदर इन्हें वापस लू फैमिली लेकर जाएंगे ताकि सबको लगे कि हमने ये पिल्स यहाँ इस सिटी से खरीदी हैं। तुम कुछ वक्त के लिए यहीं इस सिटी में रुकोगे। जब वापस आना होगा तो मैं तुम्हें खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। लू जिंगजो सिर हिलाता है और कहता है कि ठीक है थर्ड अंकल, मैं समझ गया। इसके बाद थर्ड अंकल और सेकंड ब्रदर वहाँ से चले जाते हैं। लू जिंगजो अपने कमरे में बैठकर पूरी रात उन मटेरियल्स को रिफाइन करता है। वो अपने कॉल्ड्रन का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से और स्मूथली सारी पिल्स तैयार कर लेता है। अगली सुबह थर्ड अंकल वापस आते हैं और लू जिंगजो उन्हें वो सारी पिल्स दे देता है। थर्ड अंकल उन पिल्स को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि जिंगजो, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। उसके बाद वो अपने बैग से बहुत सारे चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स निकालकर टेबल पर रख देते हैं। ये पिछली बार बेची गई पिल्स का प्रॉफिट था। थर्ड अंकल कहते हैं कि ये तुम्हारा हिस्सा है, इसे रख लो। फिर वो गंभीर होकर उसे समझाते हैं कि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तुम यहाँ अकेले हो, इसलिए बहुत ध्यान से रहना। कल्टीवेशन की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी तुम्हारी जान ले सकती है। किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करना। लू जिंगजो उन्हें एश्योर करता है कि आप फिक्र मत करें, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। उनके जाने के बाद लू जिंगजो अपने कमरे की खिड़की खोलता है और बाहर के भीड़ भाड़ वाले नजारे को देखता है। इसके बाद हम लू जिंगजो को ल्यूयुन इमॉर्टल सिटी के एक बड़े मार्केट में चलते हुए देखते हैं। यहाँ पर क्विंग युन मार्केट से भी ज्यादा लोग और दुकानें थी। चलते चलते उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स के टुकड़े रखे हुए थे। स्टॉल का मालिक एक थोड़ा मोटा आदमी था जो मुस्कुरा रहा था। लू जिंगजो उस स्टॉल के पास जाता है और एक टूटी हुई शील्ड को उठाकर देखता है। स्टॉल मालिक तुरंत बोलना शुरू करता है कि डाओइस्ट, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। ये सारे वेपन्स तियानबिंग सेक्ट के मास्टर ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। इस पूरे मार्केट में तुम्हें मुझसे अच्छे वेपन्स कहीं नहीं मिलेंगे। लू जिंगजो उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है कि अगर ये इतने ही अच्छे थे तो तुम इन टूटे हुए टुकड़ों को यहाँ क्यों बेच
सोच रहे हो। स्टॉल मालिक एक लंबी सांस लेता है और थोड़ा उदास होकर बताता है कि सच बताऊं तो मेरी किस्मत खराब थी। मैं और मेरे कुछ साथी ल्यूयन माउंटेन रेंज में एक एंशिएंट कल्टीवेटर के केव को एक्सप्लोर करने गए थे। हमें लगा था कि वहाँ से कोई बहुत बड़ा खजाना मिलेगा और हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये टूटे हुए वेपन्स के टुकड़े पड़े थे। लू जिंगजो उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर उन टुकड़ों में से एक हरे रंग का चमकता हुआ फ्रेगमेंट उठा लेता है। वो पूछता है कि इस लोअर ग्रेड डिफेंसिव आर्टिफैक्ट की क्या कीमत है। स्टॉल मालिक खुश होकर कहता है कि डाओइस्ट, तुम सच में चीजों को पहचानते हो। ये एक प्रीमियम आइटम है, इसलिए इसकी कीमत 55 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होगी। लू जिंगजो तुरंत मना करता है और कहता है कि नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं इसके 45 स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। स्टॉल मालिक थोड़ा सोचता है और कहता है कि इससे कम नहीं हो सकता, आखिरी कीमत 50 स्पिरिट स्टोन्स होगी। लू जिंगजो थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है, 50 स्पिरिट स्टोन्स मंजूर हैं, लेकिन इसके साथ तुम्हें मुझे इन टुकड़ों में से कुछ और पीसेस फ्री में चुनने देने होंगे। असल में मेरा एक बड़ा भाई वेपन रिफाइनिंग सीख रहा है, तो मैं ये टुकड़े उसे प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूँ। स्टॉल मालिक तुरंत हंसते हुए एग्री कर लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कोई भी टुकड़ा उठा लो। लू जिंगजो वहाँ बैठे हुए उन फ्रेगमेंट्स को देखता है और उनमें से एक काले रंग का टुकड़ा उठाता है जिस पर गोल्डन कलर के मैजिकल डिजाइन बने हुए थे। वो उसे और उस हरे फ्रेगमेंट को अपने बैग में रखता है और स्टॉल मालिक को 50 स्पिरिट स्टोन्स दे देता है। पैसे देने के बाद लू जिंगजो थोड़ा आगे झुकता है और स्टॉल मालिक से पूछता है कि डाओइस्ट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये टुकड़े ल्यूयन माउंटेन रेंज में किस जगह पर मिले थे। स्टॉल मालिक थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर कहता है कि हम रोग कल्टीवेटर्स की जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किल होती है और तुमने बताया कि तुम्हारा भाई वेपन रिफाइनिंग सीख रहा है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम ल्यूयन इमॉर्टल सिटी से नॉर्थ की तरफ 300 मील दूर जाना, वहाँ पर तुम्हें एक पहाड़ दिखेगा जिसकी शेप एक सोते हुए बैल जैसी है। उस पहाड़ के बिल्कुल बीच में एक छिपी हुई दरार है, वो केव उसी दरार के अंदर मौजूद है। लू जिंगजो ये इन्फॉर्मेशन सुनकर मुस्कुराता है और उस स्टॉल मालिक को शुक्रिया अदा करता है। लू जिंगजो अपने कमरे में वापस आकर उस मिस्टीरियस ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन को एक टेबल पर रखता है और अपने बैग से वही हरे रंग का पत्थर का टुकड़ा निकालता है जो उसने मार्केट से खरीदा था। जैसे ही वो उस टुकड़े को कॉल्ड्रन के पास लाता है, वो टुकड़ा हवा में फ्लोट करने लगता है और उसमें से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलने लगती है। वो टुकड़ा धीरे धीरे पिघलकर कॉल्ड्रन के टूटे हुए हिस्से पर जाकर लग जाता है और देखते ही देखते वो कॉल्ड्रन पूरी तरह से जुड़कर ठीक हो जाता है। लू जिंगजो ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था। वो कॉल्ड्रन के ऊपर झुककर देखता है और कहता है कि ये कॉल्ड्रन तो अपने आप को खुद ही रिपेयर कर सकता है। तभी उसके हाथ में एक गोल्डन कलर की चमकती हुई बीड आती है। वो परेशान होकर अपने सिर को खुजाता है और कहता है कि ये क्या मसला है, क्या इसने उस ब्रॉन्ज के टुकड़े को एब्जॉर्ब करके खुद को खराब कर लिया है। वो उस गोल्डन बीड को वापस कॉल्ड्रन के अंदर डालता है। जैसे ही बीड अंदर जाती है, कॉल्ड्रन के अंदर से धुआं निकलने लगता है और एक हरा भरा छोटा सा पौधा वहाँ पर उगाता है। लू जिंगजो उस पौधे को अपने हाथ में उठाकर गौर से देखता है और एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार इसने इसे वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में बदल ही दिया। ये तो सच में एक स्पिरिट हर्ब है। इसका मतलब है कि उस स्टॉल मालिक ने सच कहा था। सिर्फ एक छोटे से टुकड़े में इतनी पावर थी, तो उस एंशिएंट कल्टीवेटर के केव में जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ा खजाना छिपा होगा। मुझे वहाँ पर एक बार जरूर जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लू जिंगजो को वान बाओ पवेलियन के अंदर आते हुए देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी और शानदार दुकान थी। लू जिंगजो काउंटर पर आता है और अपने बैग से बहुत सारी व्हाइट बॉटल्स निकालकर टेबल पर रख देता है। वो सामने खड़ी हुई लड़की से कहता है कि मैं इन सारी बिगू पिल्स और क्विंगलिंग पाउडर को बेचना चाहता हूँ और इनके बदले में मुझे निंकी पिल बनाने के मटेरियल्स चाहिए। वो लड़की उन बॉटल्स को चेक करती है और अपने एबेकस पर हिसाब लगाते हुए कहती है कि डाओइस्ट हमारा पवेलियन मार्केट प्राइस के 80% पर आइटम्स खरीदता है। इन सारी पिल्स की टोटल कीमत 78 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बनती है। इस प्राइस के हिसाब से मैं आपको 29 पोर्शंस निंकी पिल के मटेरियल्स दे सकती हूँ। लू जिंगजो बिना किसी हिचकिचाहट के एग्री कर लेता है और कहता है कि ठीक है, डील पक्की। इसके बाद हम लू जिंगजो को वापस अपने कमरे में देखते हैं। उसके सामने कॉल्ड्रन रखा हुआ था और वो ध्यान लगाकर बैठा था। वो अपने हाथ में एक निंकी पिल को देखते हुए कहता है कि मेरे पास अब 29 पोर्शंस मटेरियल्स हैं और लगभग 70 से ज्यादा निंकी पिल्स मौजूद हैं। ये मेरी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने और बॉटलनेक को तोड़ने के लिए काफी होंगी। ये बोलकर वो पिल को खा लेता है और अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन शुरू कर देता है। उसके चारों तरफ ग्रीन कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी घूमने लगती है। उसकी बॉडी से एक तेज ऑरा निकलने लगती है। कमरे में हवा तेज हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों में एक ग्रीन चमक आती है। वो खुशी से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके कहता है कि क्यूई कंडेंसेशन का 6th लेयर, इस स्पीड से कल्टीवेशन करना सच में कमाल है। अगर मैं सिर्फ आम तरीके से ध्यान लगाकर कल्टीवेशन करता तो मुझे इस लेवल तक पहुंचने में 10 साल लग जाते और फिर भी शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास आता है और बाहर के नजारे को देखते हुए थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ आए हुए 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से कोई भी खबर नहीं आई है। आखिर वहाँ चल क्या रहा है? क्या फैमिली में कोई मुसीबत आ गई है?
वो थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि चलो छोड़ो, जब थर्ड अंकल ने मुझे सख्ती से यहाँ इमॉर्टल सिटी में रुकने का ऑर्डर दिया था तो मैं बिना किसी वजह के यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे यहाँ रहकर अपनी कल्टीवेशन को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम एक बेहद ही अंधेरे और खुफिया अंडरग्राउंड हॉल का नजारा देखते हैं। वहाँ पर दो लोग मौजूद थे, एक जवान आदमी जिसके बाल लंबे थे और उसने डार्क रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो अपने सामने बैठे हुए एक बूढ़े आदमी को रिपोर्ट दे रहा था। ये बूढ़ा आदमी जो फैमिली का क्लैन लीडर था, जिसके सफेद बाल थे और वो अपने हाथ में दो काले रंग के मेटल बॉल्स को घुमा रहा था। जवान आदमी गंभीर आवाज में कहता है कि क्लैन लीडर, पिछले कुछ वक्त से क्विंगियन मार्केट में अचानक से बहुत बड़ी मिकदार में पिल्स बिकना शुरू हो गई हैं। मैंने अपने खुफिया तरीके से इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता चला है कि ये सारी पिल्स लू फैमिली के लू जिंगजियांग के जरिया मार्केट में आ रही हैं। जो क्लैन लीडर अपने हाथ के मेटल बॉल्स को रोकते हुए पूछते हैं कि क्या लू फैमिली वालों ने बाहर ये अफवाह नहीं उड़ाई थी कि वो ये पिल्स किसी और जगह से खरीद कर ला रहे हैं। जवान आदमी तुरंत जवाब देता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। लू यिनहोंग कुछ वक्त पहले अपने लोगों के साथ मार्केट से लियोन इमॉर्टल सिटी की तरफ गया था, ये कहकर कि वो वहाँ से पिल्स खरीदने जा रहा है। लेकिन अगर हम लू फैमिली की औकात और उनके रिसोर्सेज को देखें और साथ ही इतने लंबे सफर के खर्चे और नुकसान का हिसाब लगाएं, तो इस बिजनेस में उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। मुझे इस बात का 70% यकीन है कि लू फैमिली के अंदर ही कोई ना कोई एल्केमिस्ट मौजूद है जो उनके लिए ये पिल्स बना रहा है, या फिर उनके हाथ कोई ऐसी सीक्रेट जगह लग गई है जहाँ से उन्हें लगातार पिल्स मिल रही हैं। अगर ये बात सच निकली तो लू फैमिली को पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और ये सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है। जो क्लैन लीडर अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक होती है। वो कहते हैं कि हमारी जो फैमिली भले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल से नीचे गिर चुकी है, लेकिन मैं कभी भी इन लू फैमिली जैसे कीड़े मकोड़ों को अपने सिर पर चढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। क्विंगियन काउंटी के रिसोर्सेज पहले ही बहुत कम है और हम इस मोटे शिकार को उनके हाथों में नहीं जाने दे सकते। जवान आदमी आगे कहता है कि मेरी राय ये है कि हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए और लू यिनहोंग और उसके साथियों को पकड़ लेना चाहिए। हम उन पर सख्ती करके उनसे उन पिल्स का असली सोर्स उगलवा लेंगे। जो क्लैन लीडर गुस्से में कहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लू फैमिली और हमारी जो फैमिली दोनों ही जिया फैमिली के अंडर काम करती हैं। जिया फैमिली का सख्त रूल है कि उनके अंडर आने वाली कोई भी फैमिली आपस में नहीं लड़ सकती। अगर हमने खुलेआम उन पर हमला किया और ये बात जिया फैमिली को पता चल गई तो उनका गुस्सा हम पर टूट पड़ेगा। क्या तुम उस गुस्से का सामना कर पाओगे? जवान आदमी डरकर शांत हो जाता है। जो क्लैन लीडर आगे समझाते हैं कि इस काम में हमारी फैमिली का नाम बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए। तुम एक बड़ा अमाउंट स्पिरिट स्टोन्स का लो और ब्लैक मार्केट में जाओ, वहाँ से कुछ ऐसे रोग कल्टीवेटर्स को हायर करो जो पैसों के लिए किसी की भी जान लेने को तैयार हो। उनसे कहो कि वो ये काम करें। मुझे लू फैमिली के उस सीक्रेट के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल चाहिए और याद रखना ये काम इतनी सफाई से होना चाहिए कि किसी को हमारी भनक तक न लगे। जवान आदमी घुटनों के बल बैठकर कहता है कि मैं समझ गया क्लैन लीडर, मैं वादा करता हूँ कि लू फैमिली के वो लोग जिंदा वापस नहीं आएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात के वक्त एक बेहद ही घने और डरावने जंगल का नजारा देखते हैं। चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था और माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। थर्ड अंकल लू यिनहोंग और सेकंड ब्रदर लू जिंगजियांग इस जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक थर्ड अंकल को कुछ अजीब महसूस होता है और वो वहीं रुक जाते हैं। वो सेकंड ब्रदर को अलर्ट करते हुए कहते हैं कि होशियार रहो, यहाँ पर कोई एम्बुश है। जैसे ही वो ये कहते हैं, उनके चारों तरफ आसमान से एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का मैजिकल डोम नीचे गिरता है और उन दोनों को अपने अंदर कैद कर लेता है। उनके चारों तरफ से धुआं निकलता है और काले कपड़ों में लिपटे हुए बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। इन सब लोगों ने अपने चेहरों पर मास्क पहने हुए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। ये वही रोग कल्टीवेटर्स थे जिन्हें जो फैमिली ने भेजा था। उनका लीडर आगे आता है और एक डरावनी आवाज में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? तुम लू फैमिली वालों को मरने से डर नहीं लगता? थर्ड अंकल गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम सीधे हमले करते, लेकिन तुम जानते हो कि अगर जिया फैमिली को पता चल गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। मास्क लीडर हंसते हुए कहता है कि बकवास बंद करो। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप अपने स्टोरेज बैग्स हमारे हवाले कर दो और हमें बताओ कि उन पिल्स का असली सोर्स कहाँ है। शायद हम तुम्हें जिंदा छोड़ दें। थर्ड अंकल समझ जाते हैं कि ये लोग उन्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो धीरे से सेकंड ब्रदर से कहते हैं कि जिंगजियांग, मैं इन सबको यहाँ रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें जैसे ही मौका मिले यहाँ से भाग निकलना और याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों को लू जिंगजो के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सेकंड ब्रदर रोते हुए कहता है कि थर्ड अंकल, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। थर्ड अंकल गुस्से में उसे पीछे धक्का देते हैं और कहते हैं कि ये जिद करने का वक्त नहीं है। अगर तुम यहाँ रुके तो तुम भी मारे जाओगे। फौरन वापस फैमिली जाओ और क्लैन लीडर को सब कुछ बता दो। और हाँ, जिंगजो से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ये बोलकर थर्ड अंकल अपनी स्वॉर्ड निकालते हैं। उनकी स्वॉर्ड से एक तेज ब्लू कलर की एनर्जी निकलने लगती है। वो हवा में उड़कर अपनी पूरी ताकत से उस गोल्डन बैरियर पर एक बड़ा एनर्जी स्लैश मारते हैं, लेकिन वो बैरियर इतना पावरफुल था कि अटैक उससे टकराकर खत्म हो जाता है और बैरियर पर एक खरोंच तक
नहीं आती। मास्क लीडर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इन पर हमला करो और ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी बचकर ना जाने पाए। सारे मास्क लोग अपनी स्वॉर्ड्स निकालकर उन पे टूट पड़ते हैं। थर्ड अंकल अकेले ही उन सब का मुकाबला कर रहे थे। सेकंड ब्रदर भी अपनी मैजिक पावर से एक बड़ा सा आग का गोला बनाता है और उन पर फेंकता है, लेकिन एक मास्क्ड आदमी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। सेकंड ब्रदर जमीन पर गिर जाता है। थर्ड अंकल को चारों तरफ से घेर लिया गया था। वो अपनी पूरी एनर्जी को जमा करते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि मैं तुम सबको अपने साथ मिटा दूंगा। इस मौके का फायदा उठाकर सेकंड ब्रदर एक अर्थ एस्केप टालिस्मन का यूज करता है और जमीन के अंदर से होता हुआ वहाँ से भाग निकलता है। मास्क लीडर गुस्से में अपने आदमियों से कहता है कि उस लड़के को पकड़ो और इस बूढ़े को जल्दी से मार दो ताकि कोई और मसला ना हो। थर्ड अंकल उन सबको गुस्से से देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बोलकर वो अपने कपड़ों से एक रेड कलर का फायर एक्सप्लोजन टालिस्मन निकालते हैं। मास्क लीडर इस टालिस्मन को देखकर बुरी तरह डर जाता है और चिल्लाता है कि पीछे हटो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थर्ड अंकल उस टालिस्मन को एक्टिवेट कर देते हैं और एक बेहद ही भयानक धमाका होता है। पूरा जंगल आग की लपटों में घिर जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। धमाके के बाद धुआं छटता है तो हम देखते हैं कि मास्क लीडर किसी तरह से बच गया था, लेकिन उसके बाकी साथी मारे जा चुके थे। वो गुस्से में कहता है कि इस डील में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेकंड ब्रदर एक बंजर जमीन पर आकर गिरता है और थर्ड अंकल को याद करके बुरी तरह रोने लगता है। आधा साल गुजर चुका था। हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर बुरी तरह से घायल और भिखारी जैसी हालत में बारिश में भीगता हुआ लू फैमिली के स्टेयर्स पर चढ़ रहा था। वो रोते हुए क्लैन लीडर को आवाज लगाता है। क्लैन लीडर लू यिनहाओ बाहर आते हैं और उसकी ये हालत देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। सेकंड ब्रदर उन्हें थर्ड अंकल का स्टोरेज बैग देता है और बताता है कि कुछ काले कपड़े वाले लोगों ने उन पर हमला किया था और थर्ड अंकल ने उसे बचाने लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर क्लैन लीडर के होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ नजर आता है। वो सेकंड ब्रदर को आराम करने के लिए भेजते हैं और खुद गुस्से में आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। इसके बाद रात के वक्त क्लैन लीडर सभी फैमिली मेंबर्स को एक बड़े से हॉल में इकट्ठा करते हैं। वो सबको बताते हैं कि थर्ड अंकल को किसी ने मार दिया है। सब लोग ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। क्लैन लीडर गुस्से में एक कप जमीन पर फेंक कर तोड़ते हैं और कहते हैं कि ये जरूर क्विंगयून काउंटी की किसी दूसरी फैमिली का काम है। वो बदला लेने की बात करते हैं, लेकिन सिक्स्थ आंट उन्हें शांत कराती है और कहती है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम नहीं जानते कि ये किसने किया है। अगर हम बिना सबूत के जिया फैमिली के पास गए तो वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। क्लैन लीडर सबको बैठने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि जिया फैमिली को हमारी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें ताकि उनका कंट्रोल बना रहे। अभी हमारी फैमिली कमजोर है, इसलिए हम सीधे तौर पे बदला नहीं ले सकते। वो ऑर्डर देते हैं कि आज से फैमिली की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए और सबको यही बताया जाए कि ये हमला रोग कल्टीवेटर्स ने किया था। साथ ही वो कहते हैं कि हम जिया फैमिली को रिपोर्ट करेंगे कि हमारे इलाके में रोग कल्टीवेटर्स घूम रहे हैं। इससे असली कातिल डर जाएंगे। इसके बाद सिक्स्थ आंट लू जिंगजो के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि उसका एल्केमी टैलेंट बहुत अच्छा है, हमें उसे किसी बड़े सेक्ट में भेज देना चाहिए। लेकिन क्लैन लीडर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि जिंगजो हमारी फैमिली की आखिरी उम्मीद है, मैं उसे यहीं रखूंगा ताकि वो बाकी डिसाइपल्स को भी एल्केमी सिखा सके। सिक्स्थ आंट परेशान होकर कहती है कि हमारे पास उसे सिखाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, इस तरह उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। क्लैन लीडर गुस्से में कहते हैं कि अगर हमारी फैमिली पावरफुल नहीं हुई तो कोई भी आकर हमारे अपनों को मार जाएगा। जिंगजो को फैमिली के लिए ये कुर्बानी देनी ही होगी। वो सिक्स्थ आंट को एक बॉटल देते हैं जिसमें निंकी पिल्स थी और कहते हैं कि ये पिल्स जिंगफैंग को दे देना। दूसरी तरफ हम जो क्लैन लीडर को देखते हैं जो एक आग के आगे खड़े होकर कुछ पेपर्स जला रहे थे। वो अपने आदमी को ऑर्डर देते हैं कि लू फैमिली के खिलाफ सारे ऑपरेशंस तुरंत रोक दो और उन रोग कल्टीवेटर्स को मार्केट से बाहर निकाल दो। वो नहीं चाहते थे कि जिया फैमिली को उन पर कोई शक हो, क्योंकि धमाके की वजह से बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस लू जिंगजो को देखते हैं जो अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रहा था। उसकी कमर पर बंधा हुआ जेड पेंडेंट अचानक से ग्लो करने लगता है। उसके सीने में दर्द होता है और वो रुक जाता है। वो कहता है कि लगातार पिल्स खाने की वजह से मेरी बॉडी में पिल टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। अगर मैंने अभी जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की तो मैं क्यूई डेविएशन का शिकार हो जाऊंगा। वो थोड़ी हवा खाने के लिए मार्केट में निकलता है और कुछ हर्ब्स खरीदता है। वहाँ पर चलते हुए अचानक उसकी मुलाकात सेकंड अंकल लू यिनबिन से होती है। सेकंड अंकल उसे देखकर खुश होते हैं कि उसने सिक्स्थ लेयर पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। लू जिंगजो उनसे पूछता है कि आप यहाँ अकेले क्यों आए हैं। सेकंड अंकल उदास होकर बताते हैं कि थर्ड अंकल पर कुछ रोग कल्टीवेटर्स ने हमला कर दिया था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लू जिंगजो ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में कहता है कि मैं अपने थर्ड अंकल के कातिलों को ढूंढकर उनसे खून का बदला लूंगा। सेकंड अंकल उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि अपना सामान पैक कर लो,
हम जिया फैमिली जा रहे हैं। लू जिंगजो अपने कमरे में आकर एक लकड़ी के टुकड़े पर थर्ड अंकल का नाम लिखकर उनका मेमोरियल बनाता है और उन्हें बो करते हुए वादा करता है कि वो फैमिली को पावरफुल बनाएगा और उनका बदला जरूर लेगा। सेकंड अंकल उसे प्रोटेक्शन के लिए 3 ग्लोइंग मैजिकल टैलिस्मन्स देते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एक बेहद ही शानदार और विशाल जगह पर आते हैं जो कि जिया फैमिली का एस्टेट था। वहाँ के स्टेयर्स व्हाइट मार्बल के बने हुए थे और गार्ड्स भी लेट स्टेज क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स थे जिन्होंने सिल्वर आर्मर पहना हुआ था। सेकंड अंकल झुककर उन गार्ड से कहते हैं कि हम लू फैमिली से हैं और जिया क्लैन लीडर से मिलना चाहते हैं। गार्ड उन्हें अंदर भेज देता है। वो दोनों एक बहुत बड़े हॉल में आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े ड्रैगन पिलर्स थे। लगभग 1 घंटा गुजर जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। सेकंड अंकल चाय पीते हुए कहते हैं कि जिया फैमिली हमें बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रही है। वो जानबूझकर हमें इंतजार करवा रहे हैं। आखिरकार जिया क्लैन लीडर जिया युनझाओ वहाँ पर आता है। उसने डार्क पर्पल और गोल्ड कलर के रोब्स पहने हुए थे और उसका एटीट्यूड बहुत एरोगेंट था। वो अपने थ्रोन पर बैठकर पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। सेकंड अंकल उन्हें थर्ड अंकल पर हुए हमले के बारे में बताते हैं। जिया क्लैन लीडर बिना किसी इंटरेस्ट के कहता है कि हाँ, आजकल रोग कल्टीवेटर्स बहुत हिम्मत वाले हो गए हैं। तभी उसकी नजर लू जिंगजो पर पड़ती है और वो कहता है कि इतनी छोटी उम्र में 6th लेयर। मैंने सुना है कि लू फैमिली में एक एल्केमिस्ट पैदा हुआ है, कहीं वो तुम ही तो नहीं। लू जिंगजो ये सुनकर अंदर ही अंदर डर जाता है। वो जानता था कि अगर उसने सच बताया तो जिया फैमिली उसे अपना गुलाम बना लेगी। वो तुरंत झुककर झूठ बोलता है कि क्लैन लीडर आप मजाक कर रहे हैं, मेरा टैलेंट बहुत आम है। मेरी फैमिली ने अपने सारे रिसोर्सेज मुझ पर लगा दिए, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारे पास एल्केमी सीखने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। जिया क्लैन लीडर उसकी इस बात पर यकीन कर लेता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सेकंड अंकल उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ से निकल आते हैं। वापस आते हुए रास्ते में लू जिंगजो सेकंड अंकल से कहता है कि जिया फैमिली को हमारी परेशानी से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने हमारी बात पर ध्यान तक नहीं दिया। सेकंड अंकल कहते हैं कि ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ सिर्फ ताकतवर की चलती है। वो जिंगजो को बताते हैं कि क्लैन लीडर चाहते हैं कि तुम वापस फैमिली आकर बाकी लोगों को एल्केमी सिखाओ। लू जिंगजो तुरंत मना कर देता है और कहता है कि सेकंड अंकल, अगर मैं फैमिली में एल्केमी करूंगा तो हमारा राज जल्दी सामने आ जाएगा और दूसरी फैमिलीज हम पर हमला कर देंगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहीं इमॉर्टल सिटी में रहूं। यहाँ मैं ज्यादा सेफ रहूंगा और रिसोर्सेज भी आसानी से मिल जाएंगे। सेकंड अंकल उसकी बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं क्लैन लीडर को समझा दूंगा। इसके बाद लू जिंगजो अपने कमरे में वापस आता है। वो सोचता है कि अगर उसने अपनी मिस्टीरियस कॉल्ड्रन का राज किसी को बताया तो फैमिली पूरी तरह तबाह हो जाएगी। वो तय करता है कि वो अकेले ही सब कुछ हैंडल करेगा। वो अपने कॉल्ड्रन को निकालता है और उसमें बहुत सारी हर्ब्स और मटेरियल्स एक साथ डाल देता है। कॉल्ड्रन के अंदर से तेज रोशनी और आग निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो कॉल्ड्रन से 5000 चमकते हुए ब्लू स्पिरिट स्टोन्स निकालता है। इन स्टोन्स को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आती है और वो कहता है कि अब इन रिसोर्सेज के साथ मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक जरूर पहुंचूंगा और अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और बाहर से आवाज आती है, थर्ड ब्रदर दरवाजा खोलो। लू जिंगजो आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी एल्डेस्ट सिस्टर लू जिंगयू खड़ी हुई थी। वो अंदर आते ही थोड़े मजाक वाले अंदाज में कहती हैं कि तुमने तो बिना किसी को बताए ही एल्केमिस्ट बनकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ तुमसे जलने नहीं आई हूँ, बल्कि मैंने क्लैन लीडर से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मुझे तुम्हारे पास एल्केमी सीखने के लिए भेजा जाए। लू जिंगजो अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि एल्डेस्ट सिस्टर, आप मेरा मजाक मत उड़ाएं। वो दोनों अंदर आते हैं और एल्डेस्ट सिस्टर कमरे के बीच में रखे हुए फेल्ड पिल्स के काले ढेर को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसके बाद वो गंभीर होकर लू जिंगजो को बताती हैं कि फैमिली के पास रिसोर्सेज बहुत कम है। मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेजने और इस सफर को सपोर्ट करने के लिए फैमिली ने बाकी सभी कल्टीवेटर्स के हर महीने के रिसोर्सेज को सीधा आधा कर दिया है ताकि मैं एल्केमी सीख सकूं और फैमिली के काम आ सकूं। लू जिंगजो उसे समझाता है कि एल्केमी करना बहुत ही बोरिंग और थका देने वाला काम है और इसमें रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं, इसलिए तुम्हें पहले से ही मेंटली तैयार रहना होगा और बाद में थकने की शिकायत मत करना। एल्डेस्ट सिस्टर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। लू जिंगजो अपने पास से एक ग्रीन कलर की चमकती हुई जेड स्लिप निकालकर उसे देता है और बताता है कि ये स्पिरिट मेडिसिन इंसाइक्लोपीडिया है। मैं तुम्हें पूरे 3 महीने का वक्त देता हूँ। तुम्हें इसमें मौजूद सारी हर्ब्स और उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करना होगा। 3 महीने बाद मैं खुद तुम्हारा टेस्ट लूंगा। एल्डेस्ट सिस्टर खुशी खुशी उस जेड स्लिप को अपने माथे पर लगाती हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने लगती हैं। इसके बाद एक छोटा सा टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि एल्डेस्ट सिस्टर खुशी से उछलती हुई आती हैं और कहती हैं कि मैंने सब कुछ याद कर लिया है, अब तुम मेरा टेस्ट ले सकते हो। लू जिंगजो उसे एक और जेड स्लिप देता है जो कि एल्केमी के एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स के बारे में थी। वो कहता है कि पहले तुम इस मैनुअल को अच्छे से समझ लो, जब तुम्हें पूरा यकीन हो जाए तब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। एल्डेस्ट सिस्टर थोड़ी देर उस मैनुअल को पढ़ती हैं और फिर एक्साइटेड होकर कहती हैं कि मैंने इसे पूरी तरह समझ लिया है।
अब हम प्रैक्टिकल शुरू कर सकते हैं। लू जिंगजो कहता है कि इस आर्म से इनमें हम एल्केमी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फर्नेस एक्सप्लोड हुआ तो ये जगह उसे झेल नहीं पाएगी। हमें किसी एल्केमिस्ट का कल्टीवेशन केव रेंट पर लेना होगा। इसके बाद दोनों वहाँ से निकलकर एक बहुत ही शानदार और बड़ी सी बिल्डिंग में आते हैं, जहाँ पर कल्टीवेशन केव्स रेंट पर मिलते थे। वहाँ का मैनेजर, जो कि एक मोटा आदमी था, उन्हें स्माइल करते हुए वेलकम करता है और पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए। लू जिंगजो बताता है कि हमें एक ऐसी कल्टीवेशन केव चाहिए जिसमें एल्केमी रूम भी मौजूद हो। मैनेजर अपने हाथ से एक ग्लोइंग होलोग्राफिक मैप हवा में प्रोजेक्ट करता है, जिसमें बहुत सारे केव्स के पॉइंट्स चमक रहे थे। वो बताता है कि जो रेड डॉट्स हैं वो पहले ही रेंट पर जा चुके हैं और ब्लैक डॉट्स अभी खाली हैं। लू जिंगजो मैप को गौर से देखता है और पूछता है कि मैप में ऊपर की तरफ इतने कम डॉट्स क्यों हैं? मैनेजर बताता है कि सबसे ऊपर वाले केव्स फाउंडेशन, एस्टैब्लिशमेंट और गोल्डन कोर लेवल के सीनियर्स के लिए होते हैं, इसलिए वहाँ आम कल्टीवेटर्स नहीं जा सकते। लू जिंगजो मैप में एक ब्लैक डॉट की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मुझे यही वाला केव चाहिए। ये जगह काफी शांत लग रही है और एल्केमी के लिए बिल्कुल ठीक है। मैनेजर खुश होकर कहता है कि डाओइस्ट, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। इस केव का 1 साल का रेंट 800 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। तुम इसे कितने वक्त के लिए रेंट पर लेना चाहते हो? 800 स्पिरिट स्टोन्स का नाम सुनकर एल्डेस्ट सिस्टर बुरी तरह से शॉक्ड हो जाती हैं और परेशान होकर कहती हैं कि ये तो हमारी फैमिली के पिछले कई सालों की टोटल सेविंग्स के बराबर है। क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन लू जिंगजो बिना किसी टेंशन के अपने बैग से ब्लू कलर के चमकते हुए स्पिरिट स्टोन्स का एक बहुत बड़ा ढेर टेबल पर निकाल कर रख देता है और कामली कहता है कि मुझे ये केव 2 साल के लिए चाहिए। मैनेजर टेबल पर इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और खुशी से कहता है कि डाओइस्ट, तुम तो बहुत ही अमीर और जेनरस हो। वो तुरंत एक ग्लोइंग जेड टोकन निकाल कर लू जिंगजो को देता है और बताता है कि ये केव का कंट्रोल टोकन है। केव के अंदर की फॉर्मेशंस को चलाने के लिए तुम्हें खुद अपने स्पिरिट स्टोन्स यूज करने होंगे। इसके बाद लू जिंगजो और एल्डेस्ट सिस्टर उस केव के दरवाजे पर आते हैं। दरवाजा एक बहुत बड़ा और विशाल गोल्डन मैजिकल गेट था, जिस पर अजीब से रून्स बने हुए थे। लू जिंगजो अपना टोकन उस पर लगाता है और गेट एक तेज रोशनी के साथ खुल जाता है। अंदर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। पूरा केव ग्लोइंग क्रिस्टल्स और मैजिकल एनर्जी से भरा हुआ था। लू जिंगजो लंबी सांस लेता है और कहता है कि इसकी कीमत भले ही ज्यादा थी, लेकिन यहाँ की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर लगता है कि ये बिल्कुल वर्थ इट है। वो दोनों केव के मेन हॉल में आते हैं और लू जिंगजो वहाँ की आइसोलेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी शील्ड पूरे हॉल को कवर कर लेती है। लू जिंगजो अपने मन में सोचता है कि इस स्ट्रॉन्ग बैरियर के होते हुए अब मैं अपने मिस्टीरियस कॉल्ड्रन का यूज बिना किसी डर के कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर कोई गोल्डन कोर सीनियर भी बाहर से गुजरे तो उसे अंदर का कुछ पता नहीं चलेगा। वो एल्डेस्ट सिस्टर से कहता है कि तुम रेस्टिंग रूम ले लो और मैं कल्टीवेशन रूम यूज करूंगा। जब भी तुम्हें एल्केमी करनी हो तो हम टर्न बाय टर्न इस रूम को यूज कर लेंगे। एल्डेस्ट सिस्टर उसकी तरफ हैरानी से देखती हैं और कहती हैं कि मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अमीर हो जाओगे। लू जिंगजो मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, हमारे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम ऑफिशियली एल्केमी शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों केव के अंदरूनी हिस्से में बने एल्केमी रूम में होते हैं। लू जिंगजो कहता है कि तुम पहले मेरे फर्नेस का यूज करो और बिगू पिल बनाने से शुरुआत करो। एल्डेस्ट सिस्टर फर्नेस के सामने बैठती हैं और अपने दोनों हाथों से मैजिक पावर रिलीज करके आग जलाती हैं। वो बहुत ही ध्यान से स्पिरिट हर्ब्स को फर्नेस के अंदर डालती हैं और आग को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में फर्नेस के अंदर से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और धुआं निकलने लगता है। धमाके की वजह से एल्डेस्ट सिस्टर का चेहरा पूरी तरह से काला हो जाता है और उनके बाल बिखरे हुए थे। वो उदास होकर जमीन पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मैं फेल हो गई। लू जिंगजो उसे समझाता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। पिल बनाते वक्त मैजिक पावर का फ्लो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। तुमने आग को बढ़ाने में जल्दबाजी कर दी। चलो एक बार फिर से ट्राई करो। एल्डेस्ट सिस्टर दोबारा से ट्राई करती हैं, लेकिन इस बार भी एक बड़ा धमाका होता है और वो पूरी तरह से थक कर जमीन पर लेट जाती हैं। लू जिंगजो आगे बढ़कर जमीन पर गिरी हुई 3 काली फेल्ड पिल्स को उठाता है और कहता है कि फेल होना एक आम बात है। तुम पहले जाकर आराम करो और ध्यान से सोचो कि तुमने आग को कंट्रोल करने में कहाँ गलती की। इन फेल्ड पिल्स को मैं हैंडल कर लूंगा। एल्डेस्ट सिस्टर उदास चेहरे के साथ वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद लू जिंगजो अपना मिस्टीरियस ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन निकालता है और उन 3 फेल्ड पिल्स को उसके अंदर डाल देता है। कॉल्ड्रन एक्टिवेट होता है और उसमें से ग्रीन ग्लोइंग एनर्जी निकलने लगती है। देखते ही देखते वो फेल्ड पिल्स वापस एक फ्रेश ग्रीन स्पिरिट हर्ब में बदल जाती हैं। लू जिंगजो उस हर्ब को बाहर निकालता है और बाद में वो एल्डेस्ट सिस्टर को दे देता है। एल्डेस्ट सिस्टर उस फ्रेश हर्ब को अपने हाथ में देखकर पूरी तरह से हैरान थी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि लू जिंगजो के पास रिसोर्सेज को रिकवर करने का कोई न कोई कमाल का तरीका जरूर है। इसके बाद लू जिंगजो मेन हॉल में आकर जमीन पर ध्यान लगाने बैठ जाता है। वो एल्डेस्ट सिस्टर से कहता है कि अब वक्त आ गया है,
तुम मुझे कुछ वक्त के लिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, मैं लेट स्टेज क्यूई कंडेंसेशन पर ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूँ। एल्डेस्ट सिस्टर कहती है कि तुम बिना फिक्र किए जाओ, मैं यहाँ पहरा दूंगी। लू जिंगजो अपने कल्टीवेशन रूम में जाता है और जमीन पर बैठकर अपने चारों तरफ ब्लू स्पिरिट स्टोन्स रख लेता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और उन स्टोन से प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसके बॉडी के चारों तरफ एक तेज व्हाइट और ब्लू ऑरा बनने लगती है। एनर्जी का फ्लो इतना तेज होता है कि वो सारे स्पिरिट स्टोन्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं। लू जिंगजो पूरी ताकत से अपनी आखिरी बॉटलनेक को हिट करता है और जोर से चिल्लाता है कि ब्रेक। एक तेज एनर्जी ब्लास्ट होता है और उसकी बॉडी से एक पावरफुल शॉकवेव निकलती है। वो अपनी आंखें खोलता है और खुशी से आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि क्यूई कंडेंसेशन 7th लेयर आखिरकार मैं लेट स्टेज में पहुंच गया। वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हुए सोचता है कि अब मुझे आगे चलकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल और युआन लिंग लिक्विड की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों चीजों की कीमत ऑक्शन में कम से कम 50,000 स्पिरिट स्टोन्स तक जाएगी। अगर वहाँ पर कंपटीशन ज्यादा हुआ तो शायद मुझे 70 से 80,000 स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत पड़े। इसका मतलब है कि मुझे जल्द से जल्द और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स कमाने होंगे, वरना मेरा आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। वो कमरे से बाहर आता है तो एल्डेस्ट सिस्टर उसे खुशी से कांग्रेचुलेट करती हैं। लू जिंगजो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, हमारी मंजिल अभी बहुत आगे है। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस लू फैमिली के मेन हॉल में आते हैं। हॉल का माहौल बहुत ही उदास और टेंशन से भरा हुआ था। क्लैन लीडर लू यिनहाओ अपनी चेयर पर बैठे थे और उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। तभी हॉल के दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है जिसके हाथ में एक रेड कलर की ग्लोइंग रिंग थी। ये जिया फैमिली का यंग मास्टर जिया जिंगसी था। उसके चलने के स्टाइल में बहुत एरोगेंस था और उसके आते ही जमीन पर रखा हुआ टी कप उसके पाँव के नीचे आकर टूट जाता है। क्लैन लीडर तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हुए पूछते हैं कि जिया गोंगजी, आज आप अचानक यहाँ कैसे आए? क्या कोई खास काम था? यंग मास्टर जिया अपनी चेयर पर बैठता है और एक रेड ग्लोइंग टोकन टेबल पर रखते हुए आर्डर देता है कि जिया फैमिली का हुक्म है कि लू फैमिली को अपने 5 कल्टीवेटर्स को भेजकर आधे साल के अंदर लिंगनान काउंटी में जमा होना होगा और इन 5 लोगों में से कम 3 कल्टीवेटर्स मिड स्टेज क्यूई कंडेंसेशन लेवल के होने चाहिए। अगर तुमने इस आर्डर को मानने से इनकार किया तो पूरी लू फैमिली को मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर क्लैन लीडर के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपने पास से एक बैग निकालते हैं जिसमें स्पिरिट स्टोन्स भरे हुए थे। वो उस बैग को यंग मास्टर जिया के सामने रखते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि जिया गोंगजी, आपको तो पता ही है कि हमारी लू फैमिली की हालत कितनी खराब है, क्या आप थोड़ी सी मेहरबानी करके इस नंबर को कम नहीं कर सकते? यंग मास्टर जिया उस बैग को उठाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि लू क्लैन लीडर, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन ये हमारे एंसेस्टर का सख्त आर्डर है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चलो, मैं आपको एक छूट देता हूँ। अगर आप खुद इस टीम को लीड करें और अपने साथ सिर्फ 2 और लोगों को ले आएं, तो मैं इस आर्डर को मंजूर कर लूंगा। लेकिन याद रहे, वो दोनों लोग मिड स्टेज क्यूई कंडेंसेशन के होने चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यंग मास्टर जिया के जाने के बाद 6th आंट गुस्से में कहती है कि जिया फैमिली अचानक से इतने बड़े स्केल पर कल्टीवेटर्स को क्यों बुला रही है? उन्होंने इसका कोई रीजन भी नहीं बताया। ये मिशन जरूर बहुत खतरनाक होगा। क्लैन लीडर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले ही जिया फैमिली से डील कर ली है, इस बार मैं खुद इस टीम को लीड करूंगा। अब बताओ कि तुम में से कौन मेरे साथ जाने के लिए तैयार है? ये सुनकर एल्डेस्ट ब्रदर लू जिंगफैंग तुरंत आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन क्लैन लीडर उसे रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम यहीं रुकोगे। वो सबको बैठने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने साथ यिन हुई और यिन फैंग को लेकर जाऊंगा। मेरे जाने के बाद फैमिली के सारे मामले यिन क्यूई संभालेगा और यिन क्यूई, तुम किसी तरह से ल्यूयन इमॉर्टल सिटी में जिंगजो और जिंगयू को ढूंढने के लिए अपने लोग भेजो। उन्हें वार्न कर दो कि वो फिलहाल वापस ना आए। अगर हम इस मिशन से जिंदा वापस नहीं आ पाए तो कम से कम लू फैमिली की रूट्स खत्म नहीं होनी चाहिए। ये बोलकर क्लैन लीडर एक मैजिकल पेपर को आग लगाते हैं जो हवा में जलकर राख हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बेहद ही बंजर और टूटे फूटे डेजर्ट जैसी जगह का नजारा देखते हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में धूल उड़ रही थी। क्लैन लीडर लू यिनहाओ अपने दोनों साथियों के साथ इस जगह पर चल रहे थे। तभी उनकी मुलाकात जुए फैमिली के क्लैन लीडर से होती है। जुए क्लैन लीडर उन्हें देखकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद इस टीम को लीड करने आएंगे। क्लैन लीडर लू उदास होकर कहते हैं कि आप भी तो खुद यहाँ आए हैं, लगता है इस बार जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे डर है कि हम में से पता नहीं कितने लोग जिंदा वापस लौटेंगे। तभी अचानक आसमान से एक बेहद ही विशाल और चमकती हुई गोल्डन रोशनी नीचे जमीन पर गिरती है। रोशनी के झटके से वहाँ मौजूद सारे कल्टीवेटर्स पीछे की तरफ हट जाते हैं। जब रोशनी थोड़ी कम होती है तो उसके अंदर से 2 लोग बाहर आते हैं। ये जिया फैमिली के एंसेस्टर जिया लिंजो और यंग मास्टर जिया थे। एंसेस्टर जिया का ऑरा इतना पावरफुल था कि वहाँ मौजूद सारे लोग तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उन्हें बो करते हुए कहते हैं कि हम जिया सीनियर को प्रणाम करते हैं। एंसेस्टर जिया सबकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या सारे लोग आ गए हैं? यंग मास्टर जिया रिस्पेक्टफुली जवाब देता है कि हाँ एंसेस्टर,
सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। एंसेस्टर जिया आगे बढ़ते हैं और लाउड आवाज में अनाउंस करते हैं कि मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें ल्यूयुन माउंटेन रेंज की गहराइयों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पूरा करना है। इस मिशन को मैं खुद लीड करूंगा। तुम सबकी सेफ्टी के लिए मैं हर एक फैमिली को 2 टियर 2 टैलिस्मन्स दे रहा हूँ, एक ब्लैक आर्मर टैलिस्मन और एक स्काई फायर टैलिस्मन। ये बोलकर वो हवा में अपने हाथ का इशारा करते हैं और बहुत सारे ग्लोइंग रेड और गोल्ड टैलिस्मन्स हवा में उड़ते हुए सभी फैमिलीज के पास चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद एंसेस्टर जिया की आवाज बेहद खतरनाक हो जाती है। वो कहते हैं कि ध्यान से सुन लो, अगर किसी ने भी मेरे ऑर्डर्स को नहीं माना या अपनी मर्जी से अकेले कुछ करने की कोशिश की या फिर डर कर भागने की कोशिश की तो मैं उसकी पूरी फैमिली को इस दुनिया से मिटा दूंगा। और अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्या तुम सबको मेरी बात समझ आई? सारे लोग डर के मारे एक साथ चिल्लाते हैं कि हम समझ गए। एंसेस्टर जिया ऑर्डर देते हैं कि आज रात सब लोग यहीं आराम करेंगे और कल सुबह हम अपना सफर शुरू करेंगे। रात के वक्त एक टेंट के अंदर एंसेस्टर जिया मैप देख रहे थे और यंग मास्टर जिया उनके पास खड़ा था। यंग मास्टर पूछता है कि एंसेस्टर, हम इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर क्यों जा रहे हैं? पिंगयांग काउंटी की बाकी फैमिली जरूर हम पर शक करेंगी। हम अपने ही लोगों को सीक्रेटली क्यों नहीं भेज देते? एंसेस्टर जिया गंभीर आवाज में समझाते हैं कि ल्यूयुन माउंटेन रेंज का वो हिस्सा डीमन बीस्ट से भरा हुआ है और बेहद खतरनाक है। अगर हम सिर्फ अपने लोगों को भेजेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा जो जिया फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बाकी फैमिली सिर्फ हमारे लिए कैनन फोडर का काम करेंगी ताकि वो हमारे रास्ते के खतरों को अपने ऊपर ले सकें। जब तक मुझे वो गोल्डन सन फ्रूट मिल जाता है और मैं सक्सेसफुली गोल्डन कोर लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ, उसके बाद ये सारी छोटी मोटी परेशानियाँ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। फिर एंसेस्टर जिया एक छोटी सी ग्रीन बॉटल को निकालकर जो फैमिली के क्लैन लीडर को देते हैं जो वहाँ खड़ा था। एंसेस्टर उसे ऑर्डर देते हैं कि इस बॉटल में मौजूद पाउडर को अपनी बॉडी के सबसे छुपे हुए हिस्सों पर लगा लो और याद रखना इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जो क्लैन लीडर चुपचाप वो बॉटल ले लेता है, लेकिन जब वो अकेले में बाहर आता है तो वो अपने मन में सोचता है कि ली फैमिली ने वादा किया था कि वो मेरी जो फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस उम्मीद है कि इस पाउडर की स्मेल को ट्रैक करते हुए ली फैमिली के लोग यहाँ तक पहुँच जाएं और जिया फैमिली की इस असली साजिश को बेनकाब कर सकें। इसका मतलब था कि जो क्लैन लीडर सीक्रेटली किसी और पावरफुल फैमिली के साथ मिला हुआ था और जिया फैमिली के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग ल्यूयुन माउंटेन रेंज के घने जंगल में सफर कर रहे थे। रात का वक्त था और चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। यंग मास्टर जिया अचानक रुक जाता है और एंसेस्टर से कहता है कि मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई अंधेरे में हम पर नजर रखे हुए है। एंसेस्टर जिया हंसते हैं और कहते हैं कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। पिंगयांग काउंटी की फैमिलीज की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें इस मौत के जंगल में फॉलो करें। अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम एक पेड़ के पत्ते पर एक मैकेनिकल पर्पल बग को देखते हैं। ये बग दरअसल एक स्पाई टूल था जिसके जरिया ली फैमिली के 2 मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स ली मिंगयुआन और ली मिंगशान दूर से इन सब पर नजर रखे हुए थे। अचानक जंगल में एक जोर का धमाका होता है और आसमान से एक गोल्डन पिलर नीचे जमीन पर गिरता है। जमीन बुरी तरह से हिलने लगती है। सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। जमीन के अंदर से बहुत सारे ग्रीन ग्लोइंग आईज वाले टियर 1 हिडन डस्ट स्कॉर्पियंस बाहर निकलने लगते हैं। ये एक पूरी आर्मी थी। जिया फैमिली के कल्टिवेटर्स तुरंत अपने हाथों से मैजिक सील्स बनाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लू और गोल्ड कलर का एनर्जी डोम क्रिएट कर लेते हैं ताकि स्कॉर्पियंस को रोका जा सके। स्कॉर्पियंस उस शील्ड पर लगातार हमला कर रहे थे। तभी जमीन फटती है और 2 बेहद ही बड़े और खतरनाक टियर 2 हिडन डस्ट स्कॉर्पियंस बाहर आते हैं। उनके क्लॉज बहुत बड़े थे और उनकी बॉडी पर थिक आर्मर था। यंग मास्टर जिया अपनी शाइनिंग सिल्वर स्वॉर्ड निकालता है और चिल्लाता है कि इन दोनों को जल्दी से खत्म करो, इससे पहले कि और डीमन बीस्ट यहाँ आ जाएं। वो हवा में उड़ता हुआ सीधा एक स्कॉर्पियन पर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है, लेकिन स्कॉर्पियन का आर्मर इतना हार्ड था कि स्वॉर्ड अटैक का उस पर कोई ज्यादा असर नहीं होता। स्कॉर्पियन अपने टेल से काउंटर अटैक करता है और यंग मास्टर जिया के कंधे पर एक कट लग जाता है जहाँ से खून निकलने लगता है। यंग मास्टर जिया तुरंत पीछे हटता है और एक हीलिंग पिल खाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो अपने बैग से एक साथ 5 ग्लोइंग रेड टैलिस्मन्स निकालकर हवा में फेंकता है। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में फ्लोट कराता है और एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक स्टारलाइट स्वॉर्ड शैडो स्ट्रैंगल एक्टिवेट करता है। उसकी स्वॉर्ड से हजारों शाइनिंग लाइट स्वॉर्ड्स निकलकर उन स्कॉर्पियंस पर बरसने लगती हैं। पूरा एरिया ग्रीन और ब्लू रोशनी से भर जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जब धुआं छटता है तो दोनों टियर 2 स्कॉर्पियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे और उनके टुकड़े जमीन पर पड़े थे। यंग मास्टर जिया अपनी स्वॉर्ड को वापस बुलाता है और जमीन पर पड़े उन मारे हुए स्कॉर्पियंस को देखता है। वो बाकी फैमिलीज के लोगों से कहता है कि इन टियर 1 स्कॉर्पियंस के कुछ बॉडी पार्ट्स वेपन फोर्जिंग के लिए बहुत अच्छे मटेरियल्स हैं, तुम लोग इनको जमा कर सकते हो। ये सुनकर लोग तुरंत स्कॉर्पियंस की बॉडीज को लूटने लगते हैं। तभी 2 लोग एक स्कॉर्पियन के क्लॉ के पीछे आपस में लड़ने लगते हैं। यंग मास्टर जिया गुस्से में चिल्लाता है कि रुक जाओ, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना ही हिस्सा मिलेगा। अगर किसी ने दोबारा आपस में लड़ने की कोशिश की
तो मैं उसे वहीं जान से मार दूंगा। सब लोग डरकर शांत हो जाते हैं और चुपचाप मटेरियल्स जमा करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं। वो तेजी से जंगल के रास्ते से भागते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां से सूरज निकलता हुआ दिख रहा था। यंग मास्टर जिया अपना मैप खोलता है और चेक करता है। वो एंसेस्टर से कहता है कि इस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वो सबको ऑर्डर देता है कि अपनी औरास को पूरी तरह से छुपा लो और किसी भी डीमन बीस्ट से पंगा मत लेना। वो लोग एक नैरो कैनियन के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कैनियन के अंधेरे रास्ते में उन्हें बहुत सारी चमकती हुई ग्रीन आंखें नजर आती हैं। ये गेल वुल्फ्स का एक बहुत बड़ा पैक था जो उनका रास्ता रोके खड़ा था। उन वुल्फ्स के बीच में से एक बेहद ही विशाल और खतरनाक टियर टू पीक लेवल का गेल वुल्फ किंग बाहर आता है। उसकी बॉडी से ब्लू लाइटनिंग और विंड एनर्जी निकल रही थी। वो एक जोर की दहाड़ मारता है जिससे पूरा कैनियन हिल जाता है। वुल्फ किंग अपना मुंह खोलता है और एक बहुत ही मैसिव ब्लू एनर्जी बीम उन लोगों की तरफ फायर करता है। यंग मास्टर जिया इस अटैक को देखकर चिल्लाता है कि टियर टू पीक जुआनजो फ्लैंक्स को प्रोटेक्ट करो। तभी एंसेस्टर जिया आगे आते हैं और अपने हाथों से एक गोल्डन एनर्जी शील्ड बनाते हैं जो उन सबको उस खतरनाक अटैक से बचाती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीनियर जिया एक ऊंचे पत्थर पर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। वो अपने नीचे खड़े हुए बहुत सारे कल्टिवेटर्स को ऑर्डर देते हैं कि सब लोग इस पूरे एरिया में फैल जाओ और किसी हिडन केव को ढूंढने की कोशिश करो। अगर किसी को भी कोई गुफा मिलती है तो वो तुरंत वापस आकर मुझे रिपोर्ट करेगा। वो सबको स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं कि आधे घंटे के बाद सबको वापस इसी जगह पर इकट्ठा होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी को भी वहाँ पर कुछ अजीब या खतरनाक महसूस हो तो बिना कोई रिस्क लिए तुरंत वहाँ से पीछे हट जाना। सब लोग उनके ऑर्डर को मानते हैं और तेजी से उस घने जंगल में सर्च करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल के एक दूसरे हिस्से में क्लैन लीडर लू यिनहाओ और यिन हुई को अकेले में बात करते हुए देखते हैं। क्लैन लीडर लू का चेहरा बहुत ही ज्यादा सीरियस और टेंशन से भरा हुआ था। वो यिन हुई की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहते हैं कि यिन हुई, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोई बड़ी फाइट शुरू हो जाती है तो तुम चुपचाप हमारे पीछे खड़ी रहना और जैसे ही तुम्हें लगे कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है तो हमारी फिक्र किए बिना तुरंत वहाँ से भाग निकलना। यिन हुई उनकी इस बात से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है कि गे, आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ सीनियर जिया और उनके इतने सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स मौजूद हैं, तो भला हमें क्या खतरा हो सकता है? क्लैन लीडर लू एक लंबी सांस लेते हैं और समझाते हैं कि क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमने इस रास्ते में अब तक जितने भी डीमन बीस्ट का सामना किया है उनका लेवल और उनकी तादाद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये ल्यूयन माउंटेन रेंज के अंदर का कोई आम सफर नहीं है। अगर इस खतरे के सामने जिया फैमिली के लोग भी नहीं टिक पाए तो हम कैसे बचेंगे? यिन हुई ये सुनकर बुरी तरह डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है कि अगर सच में ऐसी नौबत आई तो आपको यहाँ से जाना होगा। आप लू फैमिली के क्लैन लीडर हैं। फैमिली आपके बिना पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन क्लैन लीडर लू फर्मली मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरा टारगेट बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। मैं और यिन फैंग यहाँ रुककर तुम्हें बच निकलने का कवर देंगे। ये बोलकर वो अपने पास से एक स्टोरेज बैग और एक ग्लोइंग रेड टालिस्मन निकालकर यिन हुई के हाथों में रख देते हैं। वो उसे सख्त ऑर्डर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम वापस लू फैमिली नहीं जाओगी। तुम यहाँ से निकलकर सीधा इमॉर्टल सिटी जाओगी और वहाँ जाकर जिंग्यू और बाकी लोगों को ढूंढोगी। और याद रखना, वहाँ किसी को भी अपनी पहचान मत बताना। वो उदास होकर कहते हैं कि मैं तो बस सबसे बुरे वक्त के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ऐसी कोई मुसीबत ना आए। यिन हुई अपने आंसू पोंछती है और वहाँ खड़े यिन फैंग के पास जाती है। वो उसे वो स्टोरेज बैग देती है और कहती है कि अगर सच में वैसा ही हुआ जैसा क्लैन लीडर कह रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे चलकर लू जिंगजो और बाकी सबका अच्छे से ख्याल रखोगे। यिन फैंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि फिफ्थ सिस्टर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अगर सच में ऐसी कोई मुसीबत आई तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी क्लैन लीडर को बचाऊंगा। तभी क्लैन लीडर लू उन्हें आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हमने पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर लिया है। हमें जल्दी से जाकर ढूंढना शुरू करना चाहिए वरना जिया फैमिली वाले हम पर गुस्सा करेंगे। इसके बाद वो लोग वापस सीनियर जिया के पास आते हैं और उन्हें बो करते हुए रिपोर्ट देते हैं कि सीनियर जिया, हमने अपने एरिया में अच्छे से चेक कर लिया है लेकिन हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। सीनियर जिया अभी भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाए हुए थे और वो बस हल्के से करके जवाब देते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक कल्टीवेटर एक बड़े से पत्थर के नीचे से रेंगता हुआ बाहर आता है। वो पूरी तरह से धूल में सना हुआ था और हांफते हुए जोर से चिल्लाता है कि सीनियर जिया, मुझे आगे एक जगह पर कुछ अजीब मिला है। ये सुनते ही सीनियर जिया की आंखें अचानक से खुलती हैं और उनकी आंखों में एक तेज गोल्डन चमक आती है। वो तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हैं और उस आदमी को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से रास्ता दिखाओ। फिर वो अपने सबसे भरोसेमंद साथी जुआनजो की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि जुआनजो, तुम बाकी सब लोगों को साथ लेकर जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो। वो सब तेजी से जंगल के रास्ते से भागते हुए एक पहाड़ के पास आते हैं जहाँ पर एक छिपी हुई गुफा थी। उस गुफा का रास्ता एक चमकते
चमकते हुए ब्लू कलर के मैजिकल पोर्टल से ब्लॉक किया हुआ था। जुआनजो उस पोर्टल को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और अपने बिग ब्रदर से पूछता है कि दागे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुफा के अंदर कोई खतरनाक टियर 3 डीमन बीस्ट छिपा बैठा हो। सीनियर जिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जुआनजो, तुमने भी इस पोर्टल के अंदर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को महसूस किया होगा। जब हम इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो क्या अब हमारे पास पीछे हटने का कोई भी रीजन बचा है? जो मौका हम ढूंढ रहे थे वो अब बिल्कुल हमारे सामने है, इसलिए हम इस एरे को तोड़कर अंदर जाएंगे। वो आगे बढ़ते हैं और अपने मैजिक से उस पोर्टल को खोल देते हैं। फिर वो अपने साथ आए हुए सभी लोगों को ऑर्डर देते हैं कि तुम सब यहीं बाहर रुककर इस रास्ते की हिफाजत करो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। सब लोग एक साथ बो करके कहते हैं कि जी सीनियर जिया। इसके बाद सीनियर जिया अकेले ही उस डार्क गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं उनके सामने एक बेहद ही शानदार और चमकता हुआ नजारा आता है। गुफा के बिल्कुल बीच में एक ग्लोइंग गोल्डन ट्री था जिसकी ब्रांचेस पर 3 बेहद ही कीमती गोल्डन सन फ्रूट्स चमक रहे थे और उस पेड़ के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही बड़ा व्हाइट कलर का ईगल अपने घोंसले में गहरी नींद सो रहा था। उस ईगल की बॉडी पर ब्लू लाइटनिंग स्पार्क कर रही थी। सीनियर जिया की आंखें उन गोल्डन सन फ्रूट्स को देखकर लालच से बड़ी हो जाती हैं। तभी वो व्हाइट ईगल किसी आहट को महसूस करके जाग जाता है और अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर सीनियर जिया की तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन सीनियर जिया के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। वो हंसते हुए उस ईगल से कहते हैं कि अगर ये कोई आम दिन होता तो शायद मैं तुमसे थोड़ा बहुत डर जाता, लेकिन आज की सिचुएशन अलग है, इसलिए अब तुम चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर सीनियर जिया अपने हाथ में एक चमकती हुई रेड स्वॉर्ड समन करते हैं और पूरी ताकत से उस ईगल पर अटैक कर देते हैं। वो रेड स्वॉर्ड हवा को चीरती हुई सीधा उस ईगल के सीने के आर पार हो जाती है। ईगल एक दर्दनाक आवाज निकालता है और वहीं जमीन पर गिरकर मर जाता है। सीनियर जिया आराम से चलते हुए उस गोल्डन ट्री के पास आते हैं और अपने हाथ से एक गोल्डन सन फ्रूट को तोड़ लेते हैं। वो उस ग्लोइंग फ्रूट को अपने हाथ में देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं और जोर से कहते हैं कि गोल्डन कोर लेवल तक पहुंचने का मेरा रास्ता आज पूरी तरह से खुल गया है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक से गुफा के अंदर किसी के ताली बजाने और हंसने की आवाज आती है। गुफा के दरवाजे से 2 लोग अंदर आते हैं। ये ली फैमिली के 2 पावरफुल कल्टिवेटर्स ली मिंगयुआन और ली मिंगशान थे। ली मिंगयुआन हंसते हुए ताना मारता है कि डाओइस्ट जिया, अकेले अकेले इतनी अच्छी चीज खाना कोई अच्छी आदत नहीं है। सीनियर जिया उन दोनों को देखकर गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि ली मिंगयुआन और ली मिंगशान, मुझे रास्ते में हमेशा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो वो तुम दोनों थे। लेकिन क्या तुम दोनों सच में ये सोचते हो कि तुम अकेले मुझसे ये गोल्डन सन फ्रूट छीन लोगे? तुम अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो। ली मिंगयुआन की हंसी अचानक से गायब हो जाती है और वो गंभीर होकर कहता है कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम अकेले तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ बिना किसी बैकअप प्लान के अपनी जान देने आए हैं? मिंगशान, इनको हमारा असली ट्रेजर दिखाओ। ये सुनते ही मिंगशान अपने हाथ से एक सील बनाता है और अचानक से गुफा के दरवाजे पर एक बेहद ही बड़ा और पावरफुल रेड कलर का मैजिकल बैरियर बन जाता है, जिससे गुफा का रास्ता पूरी तरह से सील हो जाता है। सीनियर जिया उस बैरियर को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और चिल्लाते हैं कि 4 ओरिजिन एरे। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने इस एरे को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और अगर वो इंजर्ड हो गए तो वो आगे चलकर कोर फॉर्मेशन की लाइटनिंग ट्रिबुलेशन को किसी भी हालत में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो उस गोल्डन ट्री की तरफ देखते हैं और अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं इन गोल्डन सन फ्रूट्स को इनके हाथों में नहीं जाने दूंगा। जब सीनियर जिया को लगता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है तो वो थोड़ा शांत होकर डील करने का फैसला करते हैं। वो ली मिंगयुआन से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हम इसमें से 2 फ्रूट्स लेंगे। ली मिंगयुआन खुश होकर इस डील को मान लेता है। सीनियर जिया बाहर खड़े जुआनजो को आवाज लगाते हैं। जुआनजो अंदर आता है तो सीनियर जिया उसे ऑर्डर देते हैं कि जाओ और बचे हुए दोनों फ्रूट्स को तोड़ लो। जुआनजो ध्यान से उस ग्लोइंग ट्री के पास जाता है और दोनों गोल्डन सन फ्रूट्स को तोड़कर एक चमकते हुए वुडन बॉक्स में रख देता है। फिर वो बॉक्स लाकर सीनियर जिया को देता है। सीनियर जिया उस बॉक्स को आगे बढ़ाकर ली मिंगयुआन की तरफ करते हैं। ली मिंगयुआन ध्यान से उस बॉक्स को थोड़ा सा खोलकर चेक करता है और अंदर फ्रूट्स को देखकर सैटिस्फाई हो जाता है। सीनियर जिया गुस्से में कहते हैं कि अब अपनी जगह से हटो ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके अपनी जगह बदल रहे थे, सीनियर जिया की नजर अचानक से उस मारे हुए ईगल के घोंसले पर पड़ती है। उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस घोंसले के अंदर एक बेहद ही चमकता हुआ गोल्डन एग रखा हुआ था। अब उन्हें पूरी बात समझ आती है कि वो ईगल इतना कमजोर क्यों था और इतनी आसानी से क्यों मारा गया, क्योंकि उसने अभी अभी एक अंडा दिया था। ली मिंगयुआन भी सीनियर जिया की नजर को फॉलो करता है और उस गोल्डन एग को देख लेता है। ये देखते ही सीनियर जिया का गुस्सा आसमान को छू लेता है। वो जोर से चिल्लाते हैं कि मेरी किस्मत का खजाना मेरे हाथ में आने के बाद भी तुम लोग इसमें से हिस्सा मांग रहे हो, तुम लोग सपने देख रहे हो, मरो। ये बोलते ही सीनियर जिया पूरी ताकत से अपना मैजिक रिलीज करते हैं। उनके हाथों से आग की बेहद ही भयानक लपटें निकलती हैं, जो 2 बड़े फ्लेमिंग लायंस का रूप ले लेती हैं।
ये दोनों आग के शेर दहाड़ते हुए सीधा ली मिंगयुआन की तरफ भागते हैं। ली मिंगयुआन भी तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक पावरफुल ग्रीन एनर्जी स्लैश मारता है ताकि उन लायंस को रोक सके। गुफा के अंदर एक बेहद ही खतरनाक और एपिक बैटल शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से मैजिक अटैक्स और स्वॉर्ड स्लैशेस एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनके अटैक्स की पावर इतनी ज्यादा थी कि पूरी गुफा बुरी तरह से हिलने लगती है। आखिरकार उन दोनों के सबसे पावरफुल अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे एक बेहद ही भयानक एक्सप्लोजन होता है। धमाका इतना बड़ा था कि गुफा की छत बुरी तरह से फट जाती है और वहाँ पर एक बड़ा सा होल बन जाता है जिसमें से आसमान दिखने लगता है। पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुफा के बाहर खड़े बाकी सभी कल्टिवेटर्स, जिनमें क्लैन लीडर लू भी शामिल थे, इस धमाके की आवाज सुनकर अलर्ट हो जाते हैं। तभी अचानक से आसमान पूरी तरह से काला पड़ जाता है और बादल गरजने लगते हैं। आसमान से एक बेहद ही डरावनी और कान फाड़ देने वाली चीख की आवाज आती है। ये आवाज इतनी ज्यादा पावरफुल और दर्दनाक थी कि वहाँ खड़े सारे कल्टिवेटर्स तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं। वो सब दर्द के मारे अपने कान पकड़कर जमीन पर तड़पने लगते हैं। इस वक्त यिन हुई जंगल के घने पेड़ों के पीछे छुपी हुई थी और उसके हाथ में वो रेड टालिस्मन था। वो डर के मारे आसमान की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आसमान से एक बेहद ही विशाल और खतरनाक टियर 3 गोल्डन ईगल नीचे की तरफ आ रहा था। ये दरअसल उसी व्हाइट ईगल का मेट था जिसे सीनियर जिया ने अभी अभी गुफा में मारा था। गोल्डन ईगल सीधा गुफा के दरवाजे के पास आकर जमीन पर लैंड करता है। उसकी आंखों में बेपनाह गुस्सा था। वो गुस्से में कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पर इंसानों की क्यूई महसूस हुई थी, तो अचानक से वो सब कहाँ गायब हो गए। तभी उसकी नजर गुफा के रास्ते पर बने उस ब्लू मैजिकल पोर्टल पर पड़ती है। वो बिना कोई वक्त बर्बाद किए अपना बड़ा सा क्लॉ आगे बढ़ाता है और एक ही झटके में उस पोर्टल को पूरी तरह से तोड़कर गुफा के अंदर घुस जाता है। गुफा के अंदर सीनियर जिया और ली मिंगयुआन अभी भी एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे। तभी बाहर खड़े कल्टिवेटर्स डर के मारे भागते हुए गुफा के अंदर आ जाते हैं। सीनियर जिया उन्हें अंदर आते देखकर गुस्से में पागल हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि मैंने तुम सबको बाहर पहरा देने के लिए कहा था ना, तुम सबको अंदर आने के लिए किसने बोला। एक कल्टिवेटर डरते हुए और हकलाते हुए जवाब देता है कि सीनियर जिया एक कोर फॉर्मेशन लेवल का डीमन बीस्ट बाहर से अंदर घुस आया है। जैसे ही वो ये कहता है, उन सब के पीछे वो विशाल गोल्डन ईगल गुफा में आ जाता है। ईगल को देखते ही वहाँ पर पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ली मिंगयुआन इस केओस का फायदा उठाता है। उसकी नजर उस गोल्डन ट्री पर पड़ती है जहाँ अभी भी एक आखिरी गोल्डन सन फ्रूट बचा हुआ था। वो तेजी से हवा में उड़ता हुआ उस ट्री के पास जाता है, उस आखिरी फ्रूट को तोड़ता है और गुफा के दरवाजे की तरफ भागने लगता है। गोल्डन ईगल अपनी साथी की मरी हुई बॉडी को देखता है और गुस्से से दहाड़ता है। वो चिल्लाता है कि तुम घटिया इंसानों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे इलाके में घुस आओ और तुम सोचते हो कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा वहम है। ये बोलकर ईगल अपने पंखों से एक बेहद ही मैसिव गोल्डन एनर्जी वेव ली मिंगयुआन की तरफ फायर करता है। ली मिंगयुआन जल्दी से अपने बचाव के लिए एक बड़ा सा हैवी मैजिकल शील्ड अपने सामने रखता है, लेकिन टियर 3 ईगल का अटैक इतना पावरफुल था कि वो शील्ड एक ही सेकंड में कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाती है। अटैक का इम्पैक्ट ली मिंगयुआन को लगता है और वो हवा में उड़ता हुआ सीधा गुफा की दीवार से जा टकराता है। ईगल का गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। वो अपने मैजिक से गुफा के अंदर हजारों ग्लोइंग किलर बीज समन कर लेता है जो सब पर हमला करने लगती हैं। जुआन जो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और पीछे खिसकने लगता है। सीनियर जिया समझ जाते हैं कि अब यहाँ से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। वो जल्दी से अपना स्टोरेज बैग निकालते हैं और जुआन जो की तरफ फेंकते हुए कहते हैं कि इसे पकड़ो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। मैं इस ईगल को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ ताकि तुम्हें भागने का वक्त मिल सके। ये बोलकर सीनियर जिया अपने पास से एक ग्लोइंग रेड पिल निकालकर खा लेते हैं ताकि वो अपनी